देखो पुराना पहले मैं रिवाइज करा दूंगा थोड़ा सा स्टार्टिंग का, और फिर हम आगे कंटिन्यू करेंगे। किसी को भी कोई डाउट आता है तो अनम्यूट करके पूछ लेना, ठीक है? ओके, सो लेट्स स्टार्ट अगेन विद द प्रोबेबिलिटी। ऑलरेडी थोड़ा बहुत बेसिक मैंने कवर किया था पिछली क्लासेस में, प्रोबेबिलिटी, ठीक है? वापिस एक बार देख लेते हैं, चलो। तो इसमें कुछ टर्म्स इंपॉर्टेंट जो रहती है आपको और पता होगा, जैसे सबसे इंपॉर्टेंट टर्म स्टार्टिंग की रहती है सैंपल स्पेस। अच्छा, उसके पहले क्या आता है? एक्सपेरिमेंट। एक्सपेरिमेंट के बारे में हमने जाना था, और एक्सपेरिमेंट जो हम प्रोबेबिलिटीज चैप्टर में डील करते हैं, मैथ्स में डील करते हैं, वो होते हैं रैंडम एक्सपेरिमेंट। रैंडम एक्सपेरिमेंट मतलब कौन से वाले, बताओ? किन एक्सपेरिमेंट को रैंडम एक्सपेरिमेंट बोलो? बोलो। सर जैसे टॉसिंग अ कॉइन। हाँ, मतलब ऐसे एक्सपेरिमेंट जिनका आउटकम्स तो हमें पता है कि क्या क्या आ सकते हैं, जिनके आउटकम्स हमें पता रहते हैं, लेकिन एग्जैक्टली क्या आउटकम आएगा वो हमें नहीं पता, ठीक है? जैसे एक डाई को थ्रो करें या फिर एक कॉइन को टॉस करें, तो मुझे पता है डाई को थ्रो करूंगा तो 1 से लेके 6 तक नंबर आएंगे, कॉइन को उछालेंगे तो हेड या टेल आ सकते हैं। लेकिन एक अगर मान लो मैंने एक डाइस को फेंका, अब कौन सा नंबर उसके ऊपर आएगा ये मेरा डिटरमाइन करना पॉसिबल नहीं है। तो ऐसे एक्सपेरिमेंट को हम बोलते हैं रैंडम एक्सपेरिमेंट, जिसका एग्जैक्ट आउटकम किसी पर्टिकुलर ट्रायल में क्या आएगा वो नहीं पता। अब इसमें अलग अलग टर्म्स में यूज करता हूँ। सबसे पहले जो टर्म यूज करता हूँ, तो एक अच्छा रैंडम एक्सपेरिमेंट के ही कुछ सब इवेंट्स होते हैं। क्या होते हैं? सब पार्ट्स, जिनको क्या बोलते हैं अपन? इवेंट्स बोलते हैं। अब सैंपल स्पेस, सैंपल स्पेस मतलब वही क्या, बताओ? सर जितने पॉसिबल आउटकम्स हैं हाँ, वो सैंपल से। वेरी गुड। ऑल पॉसिबल आउटकम्स, ऑल पॉसिबल आउटकम्स ऑफ अ रैंडम एक्सपेरिमेंट इज नोन एज द सैंपल स्पेस। तो ऑल पॉसिबल आउटकम्स, ये सैंपल स्पेस हो गया, ठीक है? सेकंड, अब उसी के सैंपल स्पेस के जो सब सब पार्ट होते हैं उसको क्या बोलते हैं अपन? इवेंट। सैंपल स्पेस के जो अलग अलग सबसेट होते हैं, सब सब पार्ट होते हैं, उसको क्या बोलते हैं अपन? इवेंट्स बोलते हैं। अब इवेंट्स में भी तो दो तीन तीन तरह के इवेंट्स हमने जो मेजरली समझने थे। एक था हमारा म्यूचुअली एक्सक्लूसिव, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट। तो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव का मैंने ये बताया था कि अगर मान लो इसको मैं वेन डायग्राम से समझाऊं, जैसे मान लो ये कोई सैंपल स्पेस है, बॉक्स, इसके एसोसिएटेड दो इवेंट है, मतलब इसके दो सब पार्ट है, दो पर्टिकुलर सब पार्ट है। मान लो एक है इवेंट ए, दूसरा है इवेंट बी, ठीक है? अब ये आपस में रिलेट कर रहे हैं, इन आपस में क्या हो रहा है? इंटरसेक्शन। तो ये म्यूचुअली एक्सक्लूसिव होगा क्या? नहीं। म्यूचुअली एक्सक्लूसिव कब होगा? जब इनमें आपस में कोई रिलेशन, मतलब इनमें आपस में कोई भी कॉमन एलिमेंट ना हो, दोनों इवेंट ए और बी के अंदर जो एलिमेंट्स आ रहे हैं उसमें भी कोई भी कॉमन पार्ट ना हो, दूर दूर हो, तो ऐसे पार्ट को अपन क्या बोलेंगे? म्यूचुअली एक्सक्लूसिव, ठीक है? यह होगा आपके म्यूचुअली एक्सक्लूसिव। तो एक तरह का इवेंट ये था। सेकेंड टाइप का इवेंट जो आपको सिखाया था मैंने, वो बताया था उसमें एग्जॉस्टिव। क्या बनाया था? एग्जॉस्टिव इवेंट। एग्जॉस्टिव इवेंट्स का मतलब क्या है वो समझते हैं। अब एक या एक से ज्यादा इवेंट्स, जैसे मान लो एक एक्सपेरिमेंट में 2 या 3 इवेंट्स हो रहे हैं, 1 2 3, मान लो ये हो रहा है एक, ये हो रहा है बी, और ये हो रहा है सी। अब ए बी सी इस तरह से हैं कि ये पूरे सैंपल स्पेस को कवर कर रहे हैं, पूरे सैंपल स्पेस को क्या कर रहे हैं? कवर कर रहे हैं। मतलब इसमें कोई भी जगह खाली नहीं रह रही हो, तो ऐसे इवेंट को बोलेंगे एग्जॉस्टिव। मतलब जिनके सारे एलिमेंट्स मिला के सैंपल स्पेस के अगर बराबर आ जाते हैं तो ऐसे इवेंट्स को हम बोलते हैं एग्जॉस्टिव, ठीक है? जैसे और एग्जांपल लेना हो तो ऐसा मान लो एक इवेंट ये रहा, दूसरा इवेंट ये रहा ना, तीसरा इवेंट ये बचा हुआ है। मान लो ये तीसरा, ये ले, चौथा ये ले, मतलब ये मान लो E1, इसको बोल दिया मैंने E2, इसको बोल दिया मैंने E3, इसको बोल दिया E4। तो अगेन यहाँ पे E1 E2 E3 E4 ये सब मिला के पूरे सैंपल स्पेस को कवर कर रहे हैं, तो ऐसे इवेंट को मैं बोलता हूँ एग्जॉस्टिव इवेंट, ठीक है? यहाँ तक समझ में आ गया? यस सर। ठीक है। और एक और चीज बताई थी बेसिक, आपको पता है कि किसी भी इवेंट की प्रोबेबिलिटी हमेशा 0 और 1 के बीच में ही लाई करेगी, क्योंकि प्रोबेबिलिटी ऑफ एनी इवेंट जो हम बताते हैं, आगे मैं बताऊंगा क्लासिकल डेफिनेशन ऑफ प्रोबेबिलिटी, वो हमेशा किसमें आएगी? 0 से 1 के बारे में। अगर किसी की प्रोबेबिलिटी 0 आती है तो ऐसे इवेंट्स को हम बोलते हैं इम्पॉसिबल। मतलब इम्पॉसिबल। अगर प्रोबेबिलिटी 0 है मतलब वो कभी हो ही नहीं सकता, तो ऐसे इवेंट को हम बोलते हैं इम्पॉसिबल इवेंट्स। प्रोबेबिलिटी अगर 1 आ रही है, किसी भी इवेंट्स की अगर प्रोबेबिलिटी 1 आ रही है, तो ऐसे इवेंट को हम बोलते हैं क्या? श्योर इवेंट। श्योर मतलब इवेंट। उसका, हाँ वेरी गुड, उसका होना तो होगा ही सही, उसका होना हम 100% कंफर्म है, तो ऐसे इवेंट को हम बोलते हैं श्योर इवेंट्स। तो यहाँ तक हमने कुछ चीजें पढ़ी थी, ठीक है? म्यूचुअली एक्सक्लूसिव, एग्जॉस्टिव, इम्पॉसिबल इवेंट, श्योर इवेंट, ठीक है? ओके, अच्छा एक टर्म और मैंने डिफाइन किया था इसमें, इक्वली लाइकली। इक्वली लाइकली इवेंट्स, ये क्या था? सर जब दो इवेंट्स के होने की पॉसिबिलिटी मतलब सेम हो। हाँ नहीं, इक्वली लाइकली, हाँ ये भी बोल सकते हैं, या फिर ऐसा समझो, एक सैंपल स्पेस के अंदर मान लो अलग अलग एलिमेंट्स आ रहे हैं, ए बी सी डी ई। तो किसी भी इवेंट को या फिर किसी इवेंट के अंदर ये सब एलिमेंट्स आ रहे हैं, तो हर एलिमेंट की प्रोबेबिलिटी अगर सेम हो,
उस इवेंट के अंदर जितने भी एलिमेंट है उन सबकी प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ सी इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ डी, जितने भी एलिमेंट उन सबकी अगर प्रोबेबिलिटी सेम है तो ऐसे इवेंट्स को हम बोलते हैं इक्वली लाइकली इवेंट्स। ठीक है, मतलब कोई भी इवेंट के अंदर जितने भी एलिमेंट आ रहे हैं उनकी इंडिविजुअल प्रोबेबिलिटी अगर मैं निकालूं सबकी अगर सेम आए तो वो इक्वली लाइकली होंगे। जैसे एक डाई को थ्रो करते हैं, तो एक डाई को थ्रो करने में अगर मैं पूछता हूँ व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग नंबर 4, 4 नंबर आने की प्रोबेबिलिटी क्या है, तो आप क्या बताओगे 1/6। मैं बोलूंगा 3 आने की प्रोबेबिलिटी कितनी, तो वो भी 1/6। 2 आने की प्रोबेबिलिटी कितनी है 1/6। एक कॉइन को उछालते हैं तो हेड आने की प्रोबेबिलिटी 1/2, टेल आने की प्रोबेबिलिटी कितनी हो जाएगी 1/2 अगेन। तो यहाँ पे सब में जगह प्रोबेबिलिटी क्या सेम है, तो ऐसे इवेंट्स को हम क्या बोलते हैं इक्वली लाइकली। क्या है, क्लियर है? जी सर। ठीक है, बाकी लोगों को समझ में आ रहा है यहाँ तक? यस सर। बाकी लोग है ना, आंसर देते रहना। ठीक है, अगर आप आंसर देते रहोगे तो चीज क्लास से फटाफट कवर होगी, नहीं तो बहुत टाइम लग जाएगा। ठीक है, बीच में अपनी छुट्टी हो गई थी उसका कारण अपना थोड़ा छूट गया था, इसलिए आज हम ज्यादा से ज्यादा कवर करने की कोशिश करेंगे। इसलिए बीच बीच में आंसर यस या नो बताते रहना, कहीं डाउट आए तो पूछते भी रहना। ठीक है, चलो आगे बढ़ जाते हैं। अब ये आपकी क्लासिकल डेफिनेशन ऑफ प्रोबेबिलिटी, अब ध्यान से इसको पढ़ो। ये बेसिक डेफिनेशन जो अब तक आप क्लास 10 तक पढ़ते आ रहे थे, क्या थी कि मान लो कोई भी एक रैंडम एक्सपेरिमेंट है, रैंडम एक्सपेरिमेंट आपको पता ही है, रिजल्ट इन एन, सॉरी, एंड म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इक्वली लाइकली एग्जॉस्टिव आउटकम्स। ठीक है, मान लो उसके अंदर आउटकम्स आ रहे हैं, पर्टिकुलर आउटकम्स आ रहे हैं, वो सब कैसे हैं, इक्वली लाइकली हो, जितने भी आउटकम है सब इक्वली लाइकली हो, एग्जॉस्टिव हो। एग्जॉस्टिव आउटकम है मतलब वो पूरे सैंपल स्पेस को अपने कवर कर रहे हैं, मतलब सैंपल स्पेस पूरा कवर होना चाहिए जितने भी आउटकम है। जैसे डाइस को थ्रो करते तो 1 2 3 4 5 और 6, ये पूरे सैंपल स्पेस को क्या करता है, कवर करता है। हर हर नंबर की प्रोबेबिलिटी क्या होती है, सेम होती है। एंड म्यूचुअली एक्सक्लूसिव, एक्सक्लूसिव मतलब कोई भी आपस में एक दूसरे पे इंटरलिंक नहीं है, मतलब सारे एलिमेंट क्या अलग अलग है, एक दूसरे से इंटरलिंक नहीं है, सेटिस्फाई कर रही है। और मान लो किसी पर्टिकुलर इवेंट की मुझे प्रोबेबिलिटी निकालनी है, तो उसका बेसिक फॉर्मूला क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ आउटकम। तो ये आपकी जो स्टार्टिंग बेसिक क्लासिकल डेफिनेशन ऑफ प्रोबेबिलिटी थी, उसमें हमें ये बताया गया था कि अगर मान लो कोई रैंडम एक्सपेरिमेंट ये 3 कंडीशन को सेटिस्फाई करता है, उसके एलिमेंट्स 3 कंडीशन को सेटिस्फाई करते हैं कि वो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव, इक्वली लाइकली और एग्जॉस्टिव हो, और नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम अगर m है उसके अंदर, तो और टोटल नंबर ऑफ आउटकम n है, तो उनकी प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला हो जाएगा m/n। ठीक है, और हमेशा नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम टोटल नंबर आउटकम से कम या उसके बराबर होंगे, इसलिए प्रोबेबिलिटी हमेशा 0 और 1 के क्या आएगी, बीच में आएगी। ये आपको बेसिक पता ही है। ठीक है, तो ये आपकी थी क्लासिकल डेफिनेशन ऑफ प्रोबेबिलिटी। ठीक है, चलिए ये फॉर्मूला आपने ऑलरेडी अप्लाई कर चुके हो, बहुत बार अप्लाई किया होगा। आगे बढ़ जाते हैं। अच्छा, कभी कभी ये सिंबल यूज होता है ए बार, ए डैश, मतलब नगेशन ऑफ, मतलब नेगेटिव ऑफ ए के ना होने की प्रोबेबिलिटी। अब आपको पता है कि मान लो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए कुछ हो रही है, वो है पी। ठीक है, कुछ आ रही वैल्यू, तो ए के ना होने की प्रोबेबिलिटी अगर निकालनी, अगर होगा तो प्रोबेबिलिटी पी, तो निकालेंगे 1 में से पी को क्या कर देंगे, माइनस। क्या सही है? जी यस सर। सर। है ना? तो ये ए के होने की प्रोबेबिलिटी पी है, तो ए ना होने की प्रोबेबिलिटी 1 माइनस पी। बेसिकली इन दोनों का एडिशन कितना आ जाएगा, 1। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट ए, टोटल एडिशन कितना आ जाएगा, 1। तो ये आपका हो जाएगा बेसिक प्रोबेबिलिटी। चलिए आगे बढ़ जाते हैं। अब प्रोबेबिलिटी में जनरली आप देखोगे परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन के फॉर्मूले यूज हो रहे हैं। ठीक है, तो परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन में एक बेसिक चीज आपको सिखाई गई थी कि अगर मान लो n चीजें हैं, n डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स हैं, n डिफरेंट ऑब्जेक्ट है, इन n डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स में से अगर मुझे r ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करना है, आर ऑब्जेक्ट को क्या करना है, सिलेक्ट करना है, तो एन डिफरेंट ऑब्जेक्ट में से आर लोगों को सिलेक्ट करने के जो तरीके होते हैं, तो नंबर ऑफ वेज टू सिलेक्ट आर ऑब्जेक्ट आउट ऑफ एन डिफरेंट ऑब्जेक्ट, इसका नंबर ऑफ तरीके कैसे निकालते थे अपन, एनसीआर से। एनसीआर। राइट, वेरी गुड। और इसका फॉर्मूला क्या होता था, ऊपर में आएगा एन फैक्टोरियल, डिवाइड में आएगा इन दोनों का डिफरेंस, और आर फैक्टोरियल, इसका फॉर्मूला होता था, जो ऑलरेडी आपको पीएनसी में बेसिक बताया था। ठीक है, तो यहाँ पे सिर्फ सिलेक्शन है, यहाँ पे सिर्फ क्या है, सिलेक्शन। कभी कभी क्वेश्चन में अगर सिलेक्शन और अरेंजमेंट दोनों मैटर कर रहा है, तो हम फॉर्मूला लगाते थे एनपीआर वाला। ठीक है, वहां पे फॉर्मूला कौन सा लगता था, एनपीआर का। तो कभी सिलेक्शन के क्वेश्चन आए तो हम एनसीआर वाले फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, जहाँ पे अब बेसिक प्रोबेबिलिटी में कहीं ना कहीं इसका यूज होगा, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम निकालने के लिए या टोटल नंबर ऑफ आउटकम निकालने के लिए ये फॉर्मूले यूज हो सकते हैं। दूसरा, वेन डायग्राम भी यूज होगा। चलो इसमें मैं क्वेश्चन कराता हूँ, आपको क्लियरिटी होगी। ठीक है, जैसे एक बेसिक क्वेश्चन यहाँ पे मैंने लिया गया है, अब ध्यान से अगर इस क्वेश्चन को पढ़ें, 3 डिस्टिंक्ट नंबर आर टू बी सिलेक्टेड फ्रॉम 100 नेचुरल नंबर। शुरू के 100 नेचुरल नंबर है, मान लो 1 2 3, एक पूरा लॉट है अप टिल 100, टोटल 100 नेचुरल नंबर है। उसमें से मुझे 3 नंबर सिलेक्ट करने, 3 डिस्टिंक्ट नंबर आर टू बी सिलेक्टेड, then the probability that 3 number are divisible by 2 and 3,
वो जो 3 नंबर हम सिलेक्ट करते हैं, वो 3 नंबर 2 और 3 से दोनों के दोनों से क्या होना चाहिए, डिविजिबल होना चाहिए। इसकी प्रोबेबिलिटी हमें पूछी गई है। ठीक है, दोनों से क्या होना चाहिए, डिविजिबल, इसकी प्रोबेबिलिटी पूछी गई। अब देखो सैंपल स्पेस में 1 2 3 4 5 100 आ रहे हैं, सारे डिस्टिंक्ट है, पूरे सैंपल स्पेस को कवर कर रहे हैं, अलग अलग है। तो बेसिक फॉर्मूला तो ये लगेगा, प्रोबेबिलिटी नंबर। सर इसको NC3 हो जाएगा, मतलब 100C3। हाँ, वो तो टोटल आउटकम होंगे, एक मिनट, नंबर डिविजिबल बाय 2 एंड 3। तो ऐसे कौन कौन से नंबर होंगे जो 2 और 3 दोनों से डिविजिबल हो, ये बताओ पहले तो। ऐसे कौन से नंबर होंगे जो 2 और 3 दोनों से डिविजिबल होंगे, बताओ। 6, 6 डिवीजन 12, 18। हाँ, 6 12 18, मतलब 6 के मल्टीपल्स होंगे सारे। यस सर। क्या ये बोल दूं मैं कि 6 के मल्टीपल्स होंगे? तो मेरे नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम, मतलब मेरे पास टोटल फेवरेबल कितने हैं जिनमें से मुझे सिलेक्ट कर सकता हूँ, 6 के सारे मल्टीपल। ठीक है, क्योंकि यस ऐसे सर। नंबर जो 2 और 3 दोनों से डिविजिबल हो, वो कौन से होंगे, वो कहाँ से सिलेक्ट करने होंगे मुझे, वो 6 के मल्टीपल में से ही सिलेक्ट करने होंगे। अब 6 के मल्टीपल कौन कौन से हैं, 6 12 18, कहाँ तक जाएंगे, 100 के पहले कौन सा कहाँ तक जाएगा, 96 होगा कि डिविजिबल, देखो। सर इसको निकालने का भी एक फॉर्मूला पढ़ते थे ना, वो क्या था? नहीं, वो तो क्या है कि 100 को 6 से डिवाइड कर दो, तो आखिरी नंबर जो 6 से डिविजिबल होगा, अगर 100 को 6 से डिवाइड करोगे तो कितना आ जाएगा। सर जो रिमाइंडर आता है शायद उसको माइनस कर देते हैं। हाँ, रिमाइंडर को माइनस कर दोगे तो आ जाएगा 96। ठीक है, तो मतलब लास्ट नंबर 100 के पहले जो डिविजिबल होगा 6 से 96 होगा। अब ये कितने नंबर ऑफ टर्म्स ये पता करनी है, देखो ये तो क्या है, 6 इंटू 1 पहला टर्म, सेकंड टर्म को क्या लिखोगे, 6 इंटू 2, इसको लिखोगे 6 इंटू 3, तो ये थर्ड टर्म, और ये क्या हो जाएगा 6 इंटू 16, 96। तो नंबर ऑफ टर्म्स कितनी है, 16। नंबर ऑफ टर्म्स कितनी है, 16 है। क्लियर है यहाँ तक? सर AP से निकाला है ना आपने? हाँ, एपी से निकालो, लॉजिक भी निकाले, एपी से भी निकाल सकते हो नंबर ऑफ टर्म्स। और देखो ये 6, ये पहला मल्टीपल, दूसरा, तीसरा, और ये वाला कौन सा था, 6 इंटू 16 मल्टीपल था, इसलिए नंबर ऑफ टर्म्स कितनी निकाली, 16। ठीक है, तो नंबर डिविजिबल बाय 2 एंड 3 इज नथिंग बट द मल्टीपल ऑफ 6, मल्टीपल ऑफ 6। हाँ, अब क्वेश्चन पे आ जाते हैं, अब ध्यान से पढ़ो। कितने नंबर सिलेक्ट करने थे, बोलो। 3। 3 नंबर। तो फेवरेबल मेरे कहां से आएंगे, इनमें से आएगा, इनमें से 3 नंबर सिलेक्ट करने पड़ेंगे। जो भी 3 नंबर होंगे जो 2 और 3 से डिविजिबल होंगे वो इसमें से आएंगे। तो नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम कितने हो जाएंगे, बताओ आप। 16। नहीं, 16 थोड़ी होंगे, 16 तो ऑप्शन है, सिलेक्ट कितने करने हैं, 3 करने हैं। 3 करने हैं। तो 16 में से 3 लोगों को सिलेक्ट करने का क्या तरीका होता है? 3/16। नहीं, बाकी लोग बताओ, 16 सोचो। 3 अभी बताया मैंने, देखो क्या सर दिखा है। कॉम्बिनेशन तो एन में से आर लोगों को सिलेक्ट करने का तरीका क्या होता है, एनसीआर होता है। अब यहाँ पे 16 मेरे पास आउटकम है, 16 में से 3 लोगों को सिलेक्ट करना है, 3C16। बताओ। नहीं 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 नहीं, 16 में से 3 लोगों को सिलेक्ट करना है, बोलो। सर हाँ, 16 16 3 C3 होगा। ना, हमेशा ऊपर वाला नंबर बड़ा ही होगा ना। 16 में से 3 को सिलेक्ट करना है, एन में से आर लोगों को सिलेक्ट करने का तरीका क्या था, एनसीआर। एन ऊपर आता है, आर नीचे आता है, जो ग्रेटर नंबर होता है वो ऊपर आता है। तो 16 में से 3 लोगों को सिलेक्ट करना है। अब टोटल आउटकम कितने हो जाएंगे, बताओ। टोटल तरीके कितने हो सकते हैं, टोटल तरीके कितने होंगे 3 ऑब्जेक्ट 60 को सिलेक्ट करने के। टोटल ऑब्जेक्ट कितने, 100 है। 100। हाँ, 100 में से 3 लोगों को सिलेक्ट करना है, तो 100C3 क्या हो जाएगा, 100C3। तो ये बेसिक फंडामेंटल रूल लगा, आया समझ में। यस सर। फेवरेबल क्या होंगे, फेवरेबल मेरे 6 के मल्टीपल चाहिए, 6 के मल्टीपल के लिए मेरे पास ऑप्शन 16 थे, 16 में से मुझे क्वेश्चन के हिसाब से कितने सिलेक्ट करने थे, 3। और टोटल तरीके क्या है, टोटल ऑप्शन अवेलेबल कितने थे सैंपल स्पेस में, 100। तो 100 में से 3 लोगों को सिलेक्ट करने के तरीके क्या हो जाएंगे, 100C3। क्या है, क्लियर हुआ? यस सर। यस सर। अब इसकी वैल्यू कैलकुलेट कर लोगे तो आपके पास इसकी प्रोबेबिलिटी आ जाएगी। ठीक है, तो देखो आपने यहाँ पे यही समझा रहा था मैं, कैसे कॉम्बिनेशन का यूज हो सकता है नंबर ऑफ तरीके निकालने का भी। तो यहाँ पे यही था, ऑप्शंस देखो तो ऑप्शन कितने अवेलेबल थे, उसमें से सिलेक्ट करना था। 3 ऑब्जेक्ट सिलेक्ट करना था, 3 ले लिया। 4 नंबर सिलेक्ट करने होते तो 16C4 करते, 5 नंबर करना हो तो 16C5 होता। वो डिपेंड करता क्वेश्चन पे। ठीक है, चलो दूसरा एक और तरीका हो सकता है। अच्छा, बीच में मैं कुछ क्वेश्चन छोड़ रहा हूँ तो ये आपको घर पे ट्राई करते रहना। दूसरा है था, कभी कभी फॉर्मूला परम्यूटेशन का अप्लाई हो जाता है। NPR परम्यूटेशन, मतलब जहां पे सिलेक्शन और अरेंजमेंट दोनों मैटर करता है उसको बोलते हैं परम्यूटेशन। एनपीआर, और एनपीआर को ऐसे भी लिख सकते हैं, सिलेक्शन एंड अरेंजमेंट बोथ। तो सिलेक्शन मतलब एनसीआर, ये हो गया सिलेक्शन करने का, और आर लोगों को अरेंज करने का तरीका क्या होता है, आर फैक्टोरियल, ये फॉर्मूला। या फिर एनपीआर का डायरेक्ट फॉर्मूला क्या होता है,
इसको सिंप्लीफाई करके n फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय n माइनस r फैक्टोरियल, n फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय n माइनस r फैक्टोरियल, ठीक है। सिलेक्शन इनटू अरेंजमेंट ये होता है आपका परम्यूटेशन, ठीक है। खैर चलो अब क्वेश्चन पे आ जाते हैं अपन बेसिक। तो कभी परम्यूटेशन आ रहा, परम्यूटेशन का मतलब होता है सिलेक्शन है अरेंजमेंट बोथ, ठीक है। ओके, यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत तो नहीं है? सर हाँ बोलो। सर आप जो हमारी वो इंडिपेंडेंट इवेंट वाली एक्सरसाइज है वहां तक कब हाँ आओगे, हाँ, कितनी देर में आओगे? मेरे को वो वाला पोर्शन देखना है, मेरी एक क्लास मिस हो गई थी ना। अच्छा इंडिपेंडेंट इवेंट अभी मैं लेता हूँ थोड़ी देर में, बस इसके बाद ही, रुक जाओ अच्छा थोड़ी देर हो। ओके। हम्म, उस ठीक है। रिकॉर्डिंग में ना सर ब्लर आ रही है वीडियो आपकी, इसलिए। अच्छा अच्छा, वो हो सकता है इंटरनेट इशू होगा, या तो मतलब नेटवर्क में वो होता होगा, क्योंकि क्लियरिटी तो सही आनी चाहिए। या तो उसको डाउनलोड कर लिया करो, अगर डाउनलोड हो पाए तो फिर देखा करो, ठीक है। ओके The, सर। let, the letter of the word assassin are to be written in the random in a row. The probability that the no two s occur together, ठीक है। अभी थोड़ा अच्छा क्वेश्चन है, अच्छे लेवल का क्वेश्चन है कि यहाँ पे हमें तरीके निकालने के कोई भी दो एस साथ में ना हो। तो कभी भी ऐसे क्वेश्चन आए कि कभी भी कोई दो लोग साथ में ना हो, कोई भी दो नंबर साथ में ना, कोई भी दो लेटर साथ में ना, उसमें हमेशा यूज करा करो गैप मेथड। क्या यूज करा करो? गैप मेथड। गैप मेथड का मतलब ये होता है कि जिनको भी साथ में नहीं रखना उनको गैप्स में बिठा दो, जिन लोगों को भी साथ में नहीं रखना उनको क्या कर दो? गैप में बिठा दो। अब मुझे एस को साथ में नहीं रखना है, तो यहाँ पे देखो मेरे पास लेटर कौन कौन से, ए है, आई है और एन है। एस के अलावा बचे हुए लेटर कौन कौन से? ए, दो ए, एक आई और एक एन। इसके अलावा बचे हुए सब क्या है? एस है। अब मुझे एस को साथ में नहीं रखना, तो मैंने पहले बचे हुए लेटर को रख दिया। अब इन बचे हुए लेटर के बीच में अगर मैं एस को बिठा दूंगा तो कभी भी दो एस साथ में नहीं होंगे, ठीक है। ये समझ में आ रहा है? इन बचे हुए लेटर के बीच में अगर एस को बिठा देंगे तो कभी भी दो एस साथ में नहीं होंगे। अब मुझे ये देखना है कि मेरे पास जगह कितनी है, कितने गैप्स हैं। देखो एक गैप ये रहा, ये दूसरा गैप, ये तीसरा गैप, ये चौथा गैप और ये पांचवा गैप। मतलब मेरे पास कितनी जगह है? 5। एस को रखने के लिए कितनी जगह अवेलेबल है? 5। अब उसमें उन 5 जगह में से मुझे कितने एस को बिठाना? 1 2 4 3 4। इन 5 जगह में से मुझे 4 एस को बिठाना। वेरी गुड। तो इन 5 जगह में से 4 जगह सिलेक्ट करनी पड़ेगी। तो 5 में से 4 जगह सिलेक्ट करने के कितने तरीके होते हैं? बताओ वापिस से। 5 में से 4 जगह को सिलेक्ट करने के कितने तरीके होते हैं? 5C4 5C4। सर वेरी गुड। सी 5 में से फोर 4 जगह को सिलेक्ट करने के कितने होते हैं? 5C4। तो इनमें से कोई भी 4 जगह सिलेक्ट कर लूंगा तो वहां पे मैं अपने एस को बिठा दूंगा। तो मान लो कोई एक, मैंने फिलहाल कोई एक आधा एग्जांपल लिया कि यहाँ पे मान लो किसी इन 5C4 में से एक वे मेरा ये आ गया। 5C4 तरीकों में से एक तरीका ये आ गया, ठीक है। अब मैंने बिठा दिया सब लेटर्स को। अब मुझे सिर्फ, अब देखो यहाँ पे सिलेक्शन हो चुका है, यहाँ पे सिलेक्शन हो चुका है। अब मुझे करना क्या है? इन एस को और इन बचे हुए 4 लेटर को आपस में क्या करना है? अरेंज करना है। इन 4 एस को और इन 4 लेटर को आपस में क्या करना है? अरेंज करना है। अब अरेंजमेंट के तरीके मैंने बेसिक अगर आपको याद हो तो जैसे यहाँ पे बताता हूँ। जैसे जैसे मान लो अगर मेरे पास ऐसा कुछ है, ए बी, 4 लेटर है मान लो, ROC रोज। 4 लेटर को अरेंज करने के तरीके कितने होते हैं बताओ? सर 4 फैक्टोरियल हाँ 4 फैक्टोरियल। वेरी गुड। नंबर ऑफ वेज टू अरेंज द 4 लेटर इज व्हाट? 4 फैक्टोरियल। अब इसी में अगर मान लो कोई दो लेटर रिपीट हो जाते थे, जैसे मान लो एग। अब एग में टोटल कितने लेटर हैं? 3। अब 3 लेटर को अरेंज करने का तरीका क्या होता है? 3 फैक्टोरियल में। लेकिन अगर जी 2 बार रिपीट हो रहा तो हम क्या करते थे? सर जब कोई लेटर 2 बार 3 रिपीट हो और तो 2 डिवाइड कर देते, तो सर 3 डिवाइड कर फैक्टोरियल देते डिवाइड थे। बाय 2 फैक्टोरियल, राइट? याद आया? जैसे मान लो अगर एक और लेते, ASP A। सर डिवाइड क्यों करते थे? ये अभी मैं नहीं समझा सकता क्योंकि बहुत लेंथी प्रोसेस है, वो उसके लिए पूरा लेक्चर समझा। इसमें अभी फिलहाल के लिए याद रख लो, ठीक है। और ये जनरली याद ही रखवा जाते हैं, ठीक है, कि कभी भी अगर दो लेटर सेम आते हैं तो क्योंकि वो चीज डबल बार काउंट हो जाती है, वो सेम जी है ना। अब जैसे मान लो इसको 3 फैक्टोरियल तरीके, मतलब 6 तरीके में गिनने जाऊंगा तो एक जी ऐसा आ रहा है। मान लो इधर वाला जी को मैं इधर कर दूंगा, इधर जी को इधर कर दूंगा, तो ये क्या, ये चीज 2 बार काउंट हो रही है लेकिन है तो एक बार, इसलिए डबल डबल बार काउंट हो रही है, इसलिए उससे क्या करते हैं? डिवाइड करते हैं। क्लियर है? तो मतलब जितनी बार रिपीट होगा उसके फैक्टोरियल से डिवाइड कर देंगे ना? डिवाइड कर दो, हाँ बस इतना याद रख लो। ओके सर। अब देखो देखो फटाफट, ये 1 2 3 4 5 6 7, 7 लेटर है। 7 लेटर को अरेंज करने के टोटल तरीके होते हैं 7 फैक्टोरियल। 7 लेटर को अरेंज करने के 7 फैक्टोरियल। यहाँ पे ए 2 बार रिपीट हो रहा है इसलिए 2 फैक्टोरियल से डिवाइड कर देंगे, और डी 3 बार आ रहा है तो 3 फैक्टोरियल से क्या कर देंगे? 2 डिवाइड। फैक्टोरियल क्लियर है? तो ये तरीके हो गए इसको अरेंज करने के, नंबर ऑफ वेज टू अरेंज। अब यहाँ पे आ जाते हैं क्वेश्चन पे।
अब यहाँ पे देखो ध्यान से, कहाँ गया क्वेश्चन, ये रहा। यहाँ पे पहले तो इन 4 लेटर को आपस में अरेंज करना ब्लू वाले को, तो इन 4 लेटर ब्लू वाले को अरेंज करने के तरीके कितने होंगे? 4 आपकी लेटर को वॉइस अरेंज ब्रेक करने के तरीके बोलो, 4 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 2 ए 2 बार रिपीट हो रहा तो क्या करेंगे? 4 ए को टू आपस में, फैक्टोरियल। इन 4 ब्लू लेटर को आपस में अरेंज करने के तरीके क्या हो जाएंगे? 4 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 2 फैक्टोरियल। क्या है, समझ में आया? सर आपकी वॉइस ब्रेक हो गई Yes, थी sir. बीच में। अच्छा ठीक, अभी आ रही क्लियर? हेलो, हाँ सर, एक बार फिर से Yes, बता sir. दीजिए। ठीक है। अभी मैंने जैसे समझाया, यहाँ पे 4 लेटर थे, ए आई और एन। पहले तो मैंने इनको सबका सिलेक्शन कर लिया, अब इनको अरेंज करना आपस में ही अरेंज करूंगा, क्योंकि इधर उधर अरेंज करूंगा तो ये एस के साथ मिक्स हो जाएंगे। तो इन 4 लेटर को अरेंज करने के तरीके मैंने यहाँ पे बताए, 4 फैक्टोरियल डिवाइड बाय 2 फैक्टोरियल, क्योंकि यहाँ पे 2 ए, एक ए 2 बार आ रहा है, इसे 2 फैक्टोरियल से डिवाइड कर दिया। ठीक है, तो ये टोटल तरीके हो गए मेरे इस ऐसे ऐसे लेटर बनाने के जिसमें एस कभी भी 2 एस साथ में नहीं आएंगे। तो ये मेरे क्या होगा, फेवरेबल आउटकम। आया समझ में यहाँ तक? यस सर। हाँ, और Yes, जो sir. बचे हुए 4 एस है, बचे हुए 4 एस को अरेंज करने का तरीका तो एक ही होगा, क्योंकि चारों एस सेम है। तो चारों एस को आपस में अरेंज करने का एक ही तरीका, कैसे भी अरेंज करो, क्योंकि चारों एस सेम है, तो 4 फैक्टोरियल डिवाइड बाय 4 फैक्टोरियल तो कितना आएगा? 1 ही आएगा। ठीक है, तो बचे हुए एस को अरेंज करने का तो ये हो गया। अब टोटल तरीके निकालना, अब टोटल तरीके तो अपन निकाल सकते हैं। अब देखो ये वर्ड क्या है टोटल तरीके निकालने का, ए एस एस ए डबल एस आई एन। टोटल नंबर ऑफ लेटर्स कितने हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8, टोटल 8 लेटर है। तो 8 लेटर को अरेंज करने का तरीका 8 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय, अब इसमें देखो बताओ कितनी बार रिपीट हो रहा है, कितनी सर बार, तो क्या डिवाइड आपकी होगा? आवाज बहुत Sir, ज्यादा 4 factorial. डिवाइडेड बाय 4 फैक्टोरियल और डिवाइडेड बाय 2 4 फैक्टोरियल। factorial. हम्म, तो ये आ जाएगा टोटल आउटकम। हम्म। तो टोटल आउटकम में क्या आ जाएगा? 8 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 4 फैक्टोरियल और 2 फैक्टोरियल। तो ये टोटल आउटकम आ गए। तो ऊपर आ गए फेवरेबल आउटकम, नीचे आ गए टोटल नंबर ऑफ आउटकम। तो ये आपकी आ गई प्रोबेबिलिटी। बताओ ये समझ में आया? तो फेवरेबल फेवरेबल देखो, फेवरेबल में यहाँ पे यही बोला गया था। अच्छा, आवाज ब्रेक हो रही है क्या? क्लियर है? ये ब्रेक हो रही है क्या सबके लिए? सर आ रही है सर बीच आवाज। में बहुत ज्यादा ब्रेक हो रही थी। आ रही है, ठीक है, क्योंकि मेरा नेटवर्क तो सही है, मैंने चेक कर लिया, एक बार वापस देखो। अब देखो यहाँ पे क्वेश्चन में बोला गया था कोई भी ये साथ में नहीं आना चाहिए, तो कोई भी ये साथ में नहीं आना चाहिए तो हम गैप मेथड यूज करते हैं। तो गैप मेथड कैसे यूज करते हैं? तो मैंने क्या करा, पहले बचे हुए लेटर लिख दिए। अब बचे हुए लेटर में, बचे हुए कितने लेटर थे? 4। अब 4 लेटर हैं तो कितने गैप से? 5। तो इन 5 में से 4 एस को बिठाना है। तो सबसे पहले 5 में से 4 जगह सिलेक्ट कर ली। तो 5 में से 4 जगह सिलेक्ट करने के तरीके हो गए 5C4। इन 5 में से 4 जगह में मैंने क्या बिठा दिया? एस को बिठा दिया। अब सिलेक्शन हो गया, अब करना था अरेंजमेंट। तो इन 4 लेटर को आपस में अरेंज कैसे किया? 4 फैक्टोरियल डिवाइड बाय 2 फैक्टोरियल, क्योंकि नंबर ऑफ लेटर 4 थे, उसमें से 2 बार रिपीट रहे, इसलिए 2 फैक्टोरियल से क्या कर दिया? डिवाइड। तो ये मेरा काम हो गया सिलेक्शन, सिलेक्शन ऑफ एस। एस के लिए जगह सिलेक्ट करी, और इन 4 लेटर को क्या किया फिर? अरेंज, अरेंजमेंट ऑफ 4 डिफरेंट लेटर। और ये था एस को अरेंज करने का तरीका, अरेंजमेंट ऑफ एस। ये होगा मेरा फेवरेबल आउटकम। और डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ आउटकम, टोटल नंबर ऑफ आउटकम मतलब इस वर्ड को अरेंज करने के तरीके। तो इस वर्ड को अरेंज करने के तरीके कितने हो गए? 8 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 4 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल। टोटल वर्ड्स 8 थे, टोटल लेटर 8 थे, उसमें से एस 4 बार आ रहा था इसलिए 4 बार डिवाइड किया, और 2 से 8 2 बार आता तो 2 फैक्टोरियल से डिवाइड किया। तो टोटल आउटकम ऊपर हो गया फेवरेबल आउटकम। तो ये आपकी प्रोबेबिलिटी आ गई। ठीक है, ये थोड़ा क्वेश्चन अच्छा लेवल का था, थोड़ा सा पीएनसी का इसमें यूज हो रहा था। एक बार वो घर पे ट्राई करना, समझ में आ जाएगा। यहाँ तक क्लियर है सबको? तो बस मेरे को यही समझाना था कि परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन का इस यस तरह से सर। यहाँ पे यूज होता है। अब जो अगला यूज होता है, एक सेकेंड, ये मैं बाद में बताऊंगा फेवरेबल। अगला यूज होता है तुम्हारा इसका, पीएनसी का, सॉरी सेट थ्योरी का। जिस सेट थ्योरी में हमने पढ़ा था, सेट थ्योरी में आपको अगर ध्यान हो, सेट थ्योरी में हमने क्या पढ़ा था? जैसे मान लो ये कोई सेट है जिसका सैंपल स्पेस एस है, इसके अंदर 2 इवेंट्स आ रहे हैं, ए और बी। ये है ए, ये है बी, ए और बी। तो एक हमने पढ़ा था ए यूनियन बी। तो ए यूनियन बी का मतलब क्या होता था, बताओ? ए यूनियन बी का मतलब क्या होता था? A प्लस एस बी। हाँ, या तो ए आ जाए या तो बी आ जाए। और की कंडीशन आती थी या तो ए या तो बी या तो दोनों, एटलीस्ट वन ऑफ द ए और बी। इसको एक लेटर से और पढ़ते थे, एटलीस्ट वन ऑफ द ए और बी, या तो ए या तो बी या तो दोनों। और शेडेड डायग्राम में अगर मैं बनाऊं तो ये पूरा रीजन।
ये पूरा रीजन, अगर इसमें ये मान लो ए है, ये बी है, ये पूरा रीजन मेरा डिनोट करता था ए यूनियन बी। ये जो मैं शेडेड बना रहा हूँ, ये मेरा कौन सा होता है, ए यूनियन बी। अब या तो ये वाला रीजन कौन सा होता है, जिसमें अकेला ए आ रहा है, ये वाला रीजन मतलब जिसमें अकेला बी आ रहा है, और ये वाला रीजन मतलब जिसमें दोनों आ रहे थे। इस पूरे रीजन को हम बोलते थे ए यूनियन बी। इसका फॉर्मूला कैसे डिराइव करते थे, ए यूनियन बी का फॉर्मूला कैसे डिराइव करेंगे, नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए यूनियन बी इक्वल टू नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट इन बी माइनस, अब देखो ए और बी में दो वाला ये दो बार ऐड हो गया तो क्या होता था बताओ, माइनस नंबर ऑफ एलिमेंट इन इंटरसेक्शन बी सर। ए इंटरसेक्शन बी, राइट। ए इंटरसेक्शन बी से क्या कर दिया, डिवाइड। तो ये मेरा बेसिक फॉर्मूला वेन डायग्राम में यूज होता था। माइनस कर दिया, सॉरी क्या कर दिया, माइनस। ए यूनियन बी का फॉर्मूला क्या था, नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट इन बी माइनस नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए यूनियन बी। अब इसमें मान लो मैं सबको सैंपल स्पेस से डिवाइड कर दूं, सारे एलिमेंट को सेम नंबर से दोनों तरफ डिवाइड कर सकते हैं अपन। किसी भी इक्वेशन में सेम नंबर से दोनों तरफ मल्टीप्लाई डिवाइड हो सकता है। अब यहाँ पे अगर सैंपल स्पेस से डिवाइड कर दे तो ये फॉर्मूला किसका बन जाएगा, प्रोबेबिलिटी फॉर ए यूनियन बी। ये फॉर्मूला किसका बन जाएगा, प्रोबेबिलिटी फॉर ए प्लस प्रोबेबिलिटी फॉर बी माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। मतलब कहने का मतलब क्या है कि जो फॉर्मूला आपने वहां पे पढ़े थे सेट की थ्योरी में, वो सेम फॉर्मूले, सेम डायग्राम, सेम वेन डायग्राम यहाँ पे भी हम प्रोबेबिलिटी के लिए अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। क्या ये समझ में आ रहा है, मतलब जो वेन डायग्राम के कॉन्सेप्ट हमने वहां पे अप्लाई किए थे वो यहाँ पे भी अप्लाई हो जाएंगे। अब मान लो अगर इसमें एक वर्ड यूज हो तो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव। एक्सक्लूसिव मैंने अभी आपको बताया, एक्सक्लूसिव मतलब दूर दूर। तो अगर दूर दूर इवेंट हुए तो इसमें आपस में कोई इंटरसेक्शन नहीं होगा, तो इसमें नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए इंटरसेक्शन भी कितना होगा, 0, 5, राइट। तो इसकी प्रोबेबिलिटी भी क्या आएगी, 0। एक्सक्लूसिव अभी आपको पता है, जब एलिमेंट दूर दूर हो, इसमें कोई भी कॉमन एलिमेंट नहीं होगा, तो इंटरसेक्शन की प्रोबेबिलिटी क्या आएगी, 5। तो ऐसे इवेंट को हम बोलते हैं म्यूचुअली एक्सक्लूसिव। ठीक है, और इंडिपेंडेंट, अब ये भी बहुत बार यूज होगा वर्ड इस पूरे चैप्टर में, इंडिपेंडेंट इवेंट। इसको ध्यान समझ लो। इंडिपेंडेंट इवेंट मतलब ऐसे इवेंट जो, जैसे मान लो एक इवेंट, दो इवेंट, पहला इवेंट किया फिर दूसरा इवेंट किया, तो जब मैं दूसरा इवेंट कर रहा हूँ, ए और बी मान लो दो इवेंट है अलग अलग, जब मैं दूसरा इवेंट कर रहा हूँ तो दूसरा इवेंट अपने पिछले वाले इवेंट पे डिपेंड अगर नहीं कर रहा है, तो ऐसे इवेंट को मैं बोलता हूँ इंडिपेंडेंट। या फिर मान लो अगर मैं ए इवेंट को परफॉर्म कर रहा हूँ तो ए के होने की प्रोबेबिलिटी में बी में क्या हुआ उससे कुछ फर्क नहीं पड़ता है। मतलब ऐसे इवेंट जो इंडिपेंडेंट हो, नाम से ही क्लियर है कि वो जो सिर्फ खुद पे ही डिपेंड करे, वो बाकी इवेंट्स में क्या हो रहा है उससे उनको कोई मतलब नहीं है, ऐसे इवेंट को हम बोलते हैं इंडिपेंडेंट इवेंट। मतलब जैसे अगर मान लो एक कोई भी मैं इवेंट्स कर रहा हूँ, एक डाई को थ्रो किया मैंने 2 बार, पहली बार डाई को थ्रो किया मान लो आया 5, अब दूसरी बार वापस डाई को थ्रो किया, तब दूसरी बार जो नंबर आएगा तो वो अपने पिछले वाले नंबर पे डिपेंड कर रहा है क्या, नहीं कर रहा है। तो ऐसे इवेंट को क्या बोलते हैं, इंडिपेंडेंट। ठीक है, जैसे एक एग्जांपल और ले लेता हूं मैं। जैसे मान लो मेरे पास कार्ड से कुछ एक कार्ड मैंने निकाला, उसको साइड में रख दिया। ठीक है, पहला कार्ड निकाला, उसको क्या रख दिया, साइड में। अब वापस से मैं सेकंड कार्ड जब निकाल रहा हूँ, अब मान लो पहले कार्ड निकाला, मैंने पूछा फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ किंग, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ किंग। तो किंग के आने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, यहाँ पे मान लो 52 कार्ड्स हैं, पहली बार जब मैं कार्ड्स निकाल रहा हूँ तो किंग के आने की प्रोबेबिलिटी कितनी होगी, 4/52। 4/52। ठीक है, वेरी गुड। आगे बढ़ा था तू इधर मत कर दिया। अनम्यूट करो, कौन है, बैकग्राउंड नॉइज आ रहा है किसी का, मोनिका मीना। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने आपको बताया था कि मान लो अगर एक कार्ड निकाला तो प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग किंग इक्वल टू दिस। तो मान लो इसमें से किंग निकल गया, फॉर एग्जाम्पल उन्होंने बोला कि किंग आप चला गया, उसको हमने साइड में रख दिया। अब जब सेकंड टाइम अगर निकालूंगा, एक किंग ऑलरेडी निकल चुका, अब सेकंड टाइम किंग के आने की प्रोबेबिलिटी कितनी होगी, 3/51। 3/51। तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि जब सेकंड टाइम प्रोबेबिलिटी निकाल रहा हूँ किंग की, तो ये अपने पिछले वाले इवेंट पे डिपेंड कर रहा है, बिल्कुल। क्योंकि पहले किंग निकल चुका है। तो ऐसे इवेंट को हम बोलते हैं डिपेंडेंट। ऐसे इवेंट को क्या बोलते हैं, डिपेंडेंट। और मान लो यहाँ पे क्वेश्चन होता है विद रिप्लेसमेंट वाला, रिप्लेसमेंट मतलब कार्ड निकाला उसको वापस अंदर रख दिया। मान लो पहले कार्ड निकाला उसको वापस अंदर रख दिया, फिर से अगर प्रोबेबिलिटी पूछी तो प्रोबेबिलिटी वापस क्या आएगी, सेम आएगी जो पहले आ 4/52। रही थी, वही आएगी प्रोबेबिलिटी। तो वो कैसे हो जाएंगे, इंडिपेंडेंट। मतलब अगर मैंने बोलता विथ रिप्लेसमेंट, विथ रिप्लेसमेंट मतलब कार्ड निकालने के बाद वापस अगर रख देंगे तो कैसे हो जाएंगे, इंडिपेंडेंट। कैसे हो जाएंगे, इंडिपेंडेंट। क्लियर है, मतलब वो अपने पुराने वाले पे डिपेंड नहीं करेंगे। लेकिन अगर मान लो कोई भी इवेंट अपने पिछले इवेंट पे डिपेंड कर रहा है तो ऐसे इवेंट को बोलेंगे डिपेंडेंट। और जो इंडिपेंडेंट है मतलब जो अपने पिछले इवेंट पे डिपेंड नहीं कर रहा उसको बोलते हैं इंडिपेंडेंट। अब इसमें एक फॉर्मूला होता है इंडिपेंडेंट चेक करने का, वो आपको ध्यान रखना है। इंडिपेंडेंट चेक करने का फॉर्मूला ये होता है कि कभी भी अगर इंडिपेंडेंट इवेंट है दो, ए और बी,
यहाँ पे कॉन्सेप्ट क्या है कि इफ A and B are independent, if A and B are independent events, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ A इंटरसेक्शन B क्या हो जाएगा, उसका फॉर्मूला हो जाएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ A इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ B। ठीक है, ये क्लास 11th की प्रोबेबिलिटी में सिखाया जाता था, अगर आपको ध्यान हो तो। 11th की जो एनसीईआरटी है उसमें बताया था कि अगर मान लो दो इवेंट से ए और बी अगर इंडिपेंडेंट है, अगर चेक करना है तो उसके लिए फॉर्मूला ये है कि उनका इंटरसेक्शन का फॉर्मूला प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी के क्या होगा बराबर, मतलब ए की निकालो फिर बी से क्या कर दो मल्टीप्लाई, क्योंकि दो इंडिपेंडेंट है तो एक दूसरे पे डिपेंड नहीं कर रही, तो ए को और बी को क्या कर देंगे, प्रोडक्ट कर देंगे एक एक करके। ठीक है, अब ये एक हो या एक से ज्यादा हो, मान लो अगर 3 इवेंट भी हुए ए बी सी और तीनों इंडिपेंडेंट है आपस में और तीनों की इंटरसेक्शन की प्रोबेबिलिटी पूछी तो डायरेक्ट क्या कर दोगे, इनका प्रोडक्ट कर देना। तो बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, ध्यान रखना है आपको। तो क्वेश्चन को पढ़ के आप पहले ये देख लेना, कभी कभी मान लो अगर इंटरसेक्शन का फॉर्मूला अप्लाई हो रहा है तो क्वेश्चन को पढ़ के पता कर लेना कि भाई वो डिपेंड हो रहा है कि इंडिपेंडेंट। अब ये पढ़ के आप समझ में आ जाएगा कि डिपेंडेंट है कि इंडिपेंडेंट है। तो अगर इंडिपेंडेंट इवेंट है तो इनकी इंटरसेक्शन की प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी, पी ऑफ ए इंटू पी ऑफ बी इंटू पी ऑफ सी। क्या ये समझ में आ रहा है? अगर यस मान लो इंडिपेंडेंट है तो इनकी प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, इंटरसेक्शन का फॉर्मूला हो जाएगा पी, सबका क्या हो जाएगा, प्रोडक्ट हो जाएगा, सबका क्या हो जाएगा, प्रोडक्ट हो जाएगा। वहीं पे अगर अभी मैंने आपको बताया एक्सक्लूसिव है अगर मतलब दूर दूर है, मतलब डिसजॉइंट सेट है, दूर दूर है, तो उनकी इंटरसेक्शन की प्रोबेबिलिटी कितनी आएगी, 0। क्या ये भी समझ में आ गया? बोलो, अदा क्लियर है क्या? जी सर। ओके, ठीक है। तो ये एक्सक्लूसिव और ये इंडिपेंडेंट इवेंट। दूसरी चीज, वेन डायग्राम का यूज आप कर सकते हो प्रोबेबिलिटी में, तो ध्यान रखना इस चीज का। कभी भी एक से ज्यादा इवेंट्स आते हैं और उनकी प्रोबेबिलिटी आपको पूछी गई है तो वेन डायग्राम का यूज करके हम बहुत सारा आसानी से क्वेश्चन कर सकते हैं। जेई में हर साल क्वेश्चन आ रहे हैं, एक ना एक क्वेश्चन इस पे आता है, और जो जब भी अगर इस थ्योरी पे क्वेश्चन आया तो जनरली वो इजी रहता है, हो जाता है। बस प्रोवाइडर आपको बेसिक फॉर्मूले पता होना चाहिए, ए यूनियन बी का फॉर्मूला, इंटरसेक्शन का फॉर्मूला, वेन डायग्राम वगैरह। हल्का हल्का ये सेट्स की थोड़ी बहुत थ्योरी पता होगी तो हो जाएगा क्वेश्चन। ठीक है, चलो। अब इसमें देखो लैंग्वेज से अगर मैं समझाऊं, ए बार मैंने आपको ऑलरेडी समझाया था, ए मतलब ए के होने की प्रोबेबिलिटी, ए बार मतलब ए के नहीं होने की प्रोबेबिलिटी। ठीक है, अब इसमें कुछ स्टैंडर्ड और भी होते हैं, जैसे ए यूनियन बी। ए यूनियन बी मतलब या तो ए से आ जाए या तो बी से आ जाए। इसको पढ़ने का एक तरीका क्या हो जाए, एटलीस्ट वन ऑफ ए और बी, एटलीस्ट वन ऑफ ए और बी। तो एटलीस्ट वन ऑफ ए और बी का मतलब क्या हो जाता है, ए यूनियन बी, मतलब कम से कम ए या बी में से कोई एक आ जाए, या तो ए से आए या तो बी से आए, तो दोनों से आ जाए, तो इसका मतलब क्या हो जाता है, ए और ए यूनियन बी। वो बोलता है कि ए एंड बी दोनों आना चाहिए, ए एंड बी दोनों आना चाहिए, ए और बी दोनों से आना चाहिए, इसका मतलब क्या हो जाता है, इंटरसेक्शन। इसका मतलब क्या होता है, इंटरसेक्शन। ठीक है। अब वेन डायग्राम से अगर मैं आपको देखो, जनरली ज्यादातर क्वेश्चन वेन डायग्राम से ही निपटाएंगे हम। जैसे अगर मैं वेन डायग्राम से समझाऊं आपको, अगर मान लो ये कुछ है, तो ये मान लो इवेंट ए है, ये इवेंट बी है, तो इसमें मुझे ये बताना, कुछ रीजन में शेड कर रहा हूँ, ये वाला रीजन कौन सा होता है, तो ये ए ए का है ये रीजन बी है। है। हाँ, तो इसमें क्या बोलूंगा, ओनली ए। हाँ, या प्रोबेबिलिटी ऑफ ए माइनस प्रोबेबिलिटी ए में से इंटरसेक्शन माइनस कर दें, या फिर मैं इसको बोलूँ सिर्फ ए आने की प्रोबेबिलिटी। ये वाला रीजन कौन सा है, ओनली ए, जिसमें सिर्फ ए आ रहा है, राइट। और इसकी बात करूं मैं यहाँ वाली की, तो ये कौन ओनली सा है, बी। ओनली बी। ओनली बी जिसके अंदर सिर्फ क्या आ रहा है, बी आ रहा है। अब इसकी अगर प्रोबेबिलिटी निकालनी है तो प्रोबेबिलिटी, इसकी अगर निकालनी है प्रोबेबिलिटी ओनली ए की, तो कैसे निकाल सकते हैं, पूरे ए में से, ए मतलब पूरा सर्कल, ए मतलब पूरे सर्कल में से क्या माइनस कर दे, ये बीच वाला पोर्शन, इंटरसेक्शन। ये बीच वाला पोर्शन क्या क्या बोलते हैं अपन, इंटरसेक्शन। इस इंटरसेक्शन मिडिल बी। पोर्शन को क्या बोलते हैं अपन, इंटरसेक्शन। पी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। तो पूरे ए में से इसका इंटरसेक्शन अगर माइनस कर दूंगा तो ओनली ए आ जाएगा, और पूरे बी में से अगर इंटरसेक्शन माइनस कर दूंगा तो क्या आ जाएगा, ओनली बी। क्या है, क्लियर हो रहा है? यस सर। अच्छा, मैं बोलूंगा अगर ऐसा बोल यस सके, नाइदर ए नॉर बी, ये कौन सा रीजन है, नाइदर ए नॉर बी। सर जो बाहर वाला है। हाँ, बाहर वाला, वेरी गुड, मतलब ये यूनियन को छोड़ के बचा हुआ रीजन है, मतलब ये जो बाहर वाला रीजन है, ये ऑरेंज कलर से जो मैंने बाहर वाला रीजन शो किया, ये कौन सा हो जाएगा, नाइदर ए नॉर बी। मतलब पूरा सैंपल स्पेस में से ये माइनस पूरा सैंपल स्पेस, मतलब पूरे सैंपल स्पेस की प्रोबेबिलिटी हमेशा कितनी होगी, 1 होगी। पूरे सैंपल स्पेस की प्रोबेबिलिटी हमेशा कितनी होगी, 1। तो 1 में से अगर यूनियन की प्रोबेबिलिटी माइनस कर दूंगा तो मेरे पास क्या आ जाएगा, नाइदर ए नॉर नॉर बी। बी। नाइदर ए नॉर बी, नाइदर ए नॉर बी मतलब बचा हुआ बाहर वाला रीजन। ठीक है, ये सब वेन डायग्राम में हमने सीखा था। तो ए प्रोबेबिलिटी ऑफ ए मतलब ए का पूरा सर्कल, ए मतलब ए का सर्कल, ये ए की सर्कल, बी मतलब बी वाला सर्कल। ठीक है, इनमें ये जो कॉमन पार्ट है इसको बोलते हैं इंटरसेक्शन, इसको क्या बोलते हैं, ए इंटरसेक्शन बी। और पूरा ले लेंगे तो क्या हो जाएगा, यूनियन।
पूरा ले लेंगे तो क्या हो जाएगा यूनियन, और ये जो बचा हुआ बाहर का रीजन है ये कौन सा होगा, नाइदर ए नॉर बी। ये बचा हुआ बाहर का रीजन क्या हो जाएगा, नाइदर ए नॉर बी। ठीक है, यहाँ तक, ए डैश यहाँ तक समझ यूनियन में बी आया डैश, क्या? ए डैश यूनियन बी डैश। हाँ, ये भी बोल सकते हो, ए डैश यूनियन बी डैश नहीं, ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश। ठीक है। अच्छा, एक फॉर्मूला होता था तीन तीन वाला, तो तीन वाला भी ध्यान रख लेना कभी अगर आ जाए तो। प्रोबेबिलिटी ऑफ या फिर नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए यूनियन बी यूनियन सी, अगर तीन का आता था फॉर्मूला क्या होता था, जैसे 2 में क्या होता था, ए प्लस बी माइनस ए इंटरसेक्शन बी। हाँ, तो सबसे पहले क्या कर देंगे, तीनों को ऐड, तो पी ए लिखो या पी लिखो, बात है कि पी ऑफ ए प्लस पी ऑफ बी प्लस पी ऑफ सी, माइनस फिर क्या करेंगे बताओ? इंटरसेक्शन सी, इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। हाँ, फिर दो दो का क्या करेंगे, माइनस करेंगे, पी ऑफ, बोलो, A intersection हाँ, B, B पी माइनस intersection बी C, इंटरसेक्शन सी माइनस सी इंटरसेक्शन A ए। intersection बी तो दो को क्या कर इंटरसेक्शन दिया, माइनस कर दिया, लेकिन यहाँ पे क्या हुआ, सी इन सब इंटरसेक्शन में, ए। हाँ, तीन सब में तीनों का इंटरसेक्शन क्या हो गया, माइनस हो गया, तो एक बार तीनों का इंटरसेक्शन क्या करना पड़ेगा, ऐड करना पड़ेगा। तो ये तीन तीन वाला फॉर्मूला होता है, ध्यान रखना। पी ऑफ ए यूनियन बी यूनियन सी का फॉर्मूला क्या जाएगा, पी ऑफ ए प्लस पी ऑफ बी प्लस पी ऑफ सी माइनस ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी इंटरसेक्शन ए प्लस पी ऑफ दिस। ठीक है, सर एक बार इसका डायग्राम से भी बता दो। डायग्राम मतलब कुछ नहीं, अगर तीन इवेंट अगर साथ में हुए, ये है ए बी सी, ये ए, ये बी, ये सी, यूनियन मतलब पूरा जो तीनों में आ रहा हो, यूनियन मतलब ये, तो ये हो गया आपका ए यूनियन बी यूनियन सी। ठीक है, और तीनों का ये जो पोर्शन कौन सा, ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी, मतलब जो तीनों के अंदर आ रहा हो, तीनों के अंदर पोर्शन कौन सा आ रहा है, ये मिडिल में, ये पोर्शन कौन सा है जो तीनों के अंदर आ रहा है। तो ए ऐड किया, बी ऐड किया, सी ऐड किया, तो उसमें इंटरसेक्शन दो बार ऐड हो गया था, ए और बी में, ए इंटरसेक्शन बी कितनी बार ऐड हो गया, दो बार, मतलब ए और बी में ए इंटरसेक्शन बी कितनी बार ऐड हो गया, दो बार, लेकिन मुझे एक ही बार चाहिए, इसलिए एक बार क्या करना पड़ेगा, माइनस। सेम बी और सी जब ऐड किया तो बी इंटरसेक्शन सी भी दो बार ऐड हुआ, तो एक बार माइनस कर दिया। अब तीन बार ऐड किया, तीन बार माइनस किया, तो ये रीजन तीन बार ऐड हुआ था, तीन बार क्या हुआ था, माइनस, तो एक बार तो ऐड करना ही पड़ेगा, इसलिए प्लस कर दिया। ठीक है, क्लियर है, ये फॉर्मूला ध्यान रख लेना। ठीक है, चलो एक क्वेश्चन करा देता हूँ, फटाफट ध्यान से देखो। यस सर। A box contains 6 nails and 10 nuts। एक बॉक्स है कोई जिसके अंदर 10 नट्स हैं और 6 नेल्स हैं, नट बोल्ट टाइप। ठीक है, हाफ ऑफ द नट एंड हाफ ऑफ द नेल्स आर रस्टेड, मतलब इसमें से आधे आधे क्या है, दोनों रस्टेड है। तो बताओ कितने नेल रस्टेड होंगे और कितने नट्स रस्टेड होंगे, बताओ। सर 1/2 सर, नहीं, 5 हाफ, 5 और 3 10 का हाफ कितना होगा, 5, सॉरी ये नेल्स थे ना, तो टोटल सर 6 में से 5 हाफ नट्स ऑफ और द 3 रस्टेड, हाफ ऑफ द रस्टेड है, मतलब 3 नेल रस्टेड होंगे, 3 क्या होंगे, अच्छे होंगे, तो 3 रस्टेड है, और नट्स कितने रस्टेड होंगे, 5। क्या है, समझ में आया यहाँ तक क्वेश्चन? यस सर। ठीक है, अब क्वेश्चन में बोल रहा है Yes, इफ sir. वन आइटम इज रैंडमली सिलेक्टेड, इसमें से एक आइटम सिलेक्ट किया गया, कितना आइटम सिलेक्ट किया, एक, सर आपने तो इसमें उल्टा से लिख एक आइटम को सिलेक्ट किया गया। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट इट इज अ रस्टेड नेल और इट इज अ नेल, सॉरी, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट इट इज अ रस्टेड और अ नेल, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी सर दैट मतलब इट इज अ रस्टेड रस्टेड, पीनट भी हो सकता हाँ, है। या तो रस्टेड हो या तो नेल हो, दोनों में से कोई एक, या तो रस्टेड हो या तो नेल हो, या तो दोनों, कोई भी चलेगा। वो एक नेल को निकाला, या तो वो रस्टेड होना चाहिए या तो वो नेल होना चाहिए, या फिर दोनों भी होगा तो चलेगा। मतलब यहाँ पे क्या पूछा गया है, और की कंडीशन, मतलब इंटरसेक्शन अगर इंटरसेक्शन मान लो इसको इवेंट ए बोल दूं, सर सर यूनियन है। यूनियन यूनियन यूनियन, हाँ, इसको ए बोल दिया, इसको बी बोल दिया, और की कंडीशन है, तो क्या मतलब यूनियन है, एंड होता तो इंटरसेक्शन होता, और ये मतलब क्या है, यूनियन, अभी आपको बताया। तो लेट इवेंट ए को मैंने क्या बोल दिया, इवेंट ए बी मींस रस्टेड, इवेंट ए को मैं बोल दिया सिर्फ रस्टेड क्योंकि रस्टेड लिखा हुआ है, इवेंट बी को बोल दिया मैंने नंबर ऑफ नेल, नेल्स। हाँ, नेल्स। अब मुझे क्या पूछिए, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी, क्या पूछिए, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी, तो वही बेसिक फॉर्मूला अप्लाई कर देंगे। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी का बेसिक फॉर्मूला क्या हो जाता है, पीए प्लस पीबी हाँ, पी माइनस ए पी प्लस पी ए बी इंटरसेक्शन बी। माइनस ऑफ पी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए मतलब रस्टेड। अब रस्टेड की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, कितने रस्टेड है टोटल, टोटल 8 रस्टेड, बार 3। हाँ, सर 8 8 टोटल रस्टेड 8 रस्टेड है 16 में से
और टोटल कितने 16, वेरी गुड। प्रोबेबिलिटी ऑफ बी नेल्स कितने 6/16 6/16 वेरी गुड। माइनस ए इंटरसेक्शन, इंटरसेक्शन मतलब रस्टेड नेल कितने 3/16 3/16 वेरी 3/16 ठीक है। तो इन सबको ऐड करोगे तो 8 + 16 14 14 - 3 11/16 11 है ना, सही है। यस सर तो ये हो Yes, जाएगा sir. 11/16। आगे समझ में, और वैसे भी अगर आप सोचते हैं कि भाई आगे समझ में क्या क्लियर हुआ, यस सर Yes, ओके sir. तो ध्यान Yes, रखना sir. यहाँ पे आपको बोलेंगे नहीं कि आपको अपन को वेन डायग्राम या फिर बेसिक एडिशनल ये फॉर्मूला लगाने, क्वेश्चन को देख के आपको समझना होगा। ए और बी टाइप की कंडीशन आ रही तो अपन ने एक को इवेंट ए बोल दिया, दूसरे को बी बोल दिया और ए यूनियन बी का फॉर्मूला अप्लाई करके आंसर निकाल दिया। ठीक है, चलो फटाफट देख लो, इसको भी शॉर्ट में निपटाएंगे। प्रोबेबिलिटी दैट अ मैन विल बी अलाइव इन 20 years इज 3/5। प्रोबेबिलिटी कि एक मैन जो भी होगा वो 20 साल, अगले 20 साल जिंदा होगा, उसकी प्रोबेबिलिटी 3/5 है, और उसकी वाइफ की प्रोबेबिलिटी अलाइव रहने की 2/3 है। देन द प्रोबेबिलिटी दैट एटलीस्ट वन ऑफ देम विल बी अलाइव। अब बताओ ये ध्यान से वापस, एटलीस्ट वन ऑफ देम, तो ये क्या पूछा गया, सर इंटरसेक्शन सोचो Intersection. ध्यान से, अभी सिखाया था। एटलीस्ट मतलब क्या होता है ये So बताओ। union होता है. कम से एटलीस्ट मतलब कम कम से कम या तो उसकी वाइफ जिंदा हो या तो उसका हस्बैंड जिंदा हो Union या है. फिर दोनों जिंदा हो। और अभी आपको मैंने यहाँ पे लिखाया भी था एटलीस्ट, देखो ये एटलीस्ट और ए और बी, एटलीस्ट वन ऑफ द Union. ए और बी मतलब यूनियन, हमेशा क्या होता है यूनियन, एटलीस्ट वाइज जो क्या होगा यूनियन, मतलब सर एक ए दिन में यूनियन बी, टेबल दिखाइए प्लीज ए यूनियन बी। वो टेबल आप घर पे देखना भी, फिलहाल ये देखो समझ में आ गया यहाँ तक। आपको एटलीस्ट का मतलब क्या समझ में आया, ए यूनियन बी, आज क्योंकि अपन को बहुत सारा कवर करना, आपकी क्लास थोड़ी पीछे चल रही है। सर स्क्रीनशॉट लेना था बस मैं नोट्स भेजूंगा ग्रुप में, डोंट वरी, आज के नोट्स आ जाएंगे ग्रुप में आपके। सर मोस्ट में क्या होगा सर? नहीं एटमोस अलग चीज है, एटमोस तो अलग चीज है, यहाँ पे बस एटलीस्ट का ध्यान रखना है आपको, ठीक है। एटलीस्ट ए और बी आता है जनरली, आपको क्लियर है। एटमोस के लिए फिर डिफरेंट कॉन्सेप्ट के क्वेश्चन आते हैं। एटलीस्ट वर्ड अगर यूज होता है, देखो दो ही चीज है, यूनियन और इंटरसेक्शन। यूनियन मतलब या तो ए या तो बी या तो दोनों, तो उसके लिए वर्ड यूज होता है एटलीस्ट। क्या यूज होता है, एटलीस्ट। इंटरसेक्शन के लिए हमेशा यूज वर्ड कौन सा होगा, एंड। इंटरसेक्शन के लिए सिर्फ एक ही वर्ड यूज होगा, कौन सा, एंड। ए एंड बी, क्लियर है। इंटरसेक्शन का ज्यादा झोल नहीं है, सिर्फ एंड ही वर्ड यूज होगा। और यूनियन के लिए या तो और यूज होगा या तो एटलीस्ट यूज होगा, क्लियर है। बोलो जल्दी से। जी सर। Yes, sir. जी ठीक है, ठीक है। तो यहाँ पे यस आपको सर प्रोबेबिलिटी ऑफ ए पता है, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी पता है। अच्छा, अब वाइफ और मैन, अब इंटरसेक्शन तो नहीं दिए थे यहाँ पे, इंटरसेक्शन का क्या Zero. होगा, Sir, zero होगा. क्यों Zero जीरो होगा, होगा. Sir, man और woman तो दोनों अलग अलग है. अलग अलग, तो इंडिपेंडेंट है कि एक्सक्लूसिव है। Sir, exclusive है. नहीं 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 नहीं, एक्सक्लूसिव नहीं, ऐसे सोचो, देखो मैन और वाइफ, मैन की जो प्रोबेबिलिटी है जिंदा हो रहने की और वाइफ की जो प्रोबेबिलिटी है जिंदा रहने की, वो एक दूसरे पे डिपेंड करती है कि ये एक ही इवेंट के अंदर है ना, ये अलग अलग चीजें हैं। तो यहाँ पे मैन और वाइफ की प्रोबेबिलिटी एक दूसरे पे डिपेंड करती है क्या, कि मैन, इंडिपेंडेंट है No, इंडिपेंडेंट sir. इवेंट्स है, ये नो दोनों सर। इवेंट्स क्या है, अलग अलग है, इंडिपेंडेंट इवेंट है, ठीक है। तो ये समझना आपको जरूरी है, देयर प्रोबेबिलिटी ऑफ मैन और प्रोबेबिलिटी ऑफ वाइफ ये क्या है, इंडिपेंडेंट इवेंट है, दोनों अलग अलग हैं, दोनों सेपरेट चीजें हैं, ठीक है। दोनों जैसे देखो एक सिंगल सैंपल स्पेस के अंदर अगर दो चीजें आती तब वहां पे अपन एक्सक्लूसिव वगैरह देखते हैं। यहाँ पे तो क्या दो अलग अलग चीजें जो एक दूसरे पे डिपेंड नहीं कर रही हैं, ये जो दोनों इवेंट से आपस में क्या म्यूचुअली इंडिपेंडेंट है। तो यहाँ पे प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी कैसे निकलेगा, PA into PB से. सर पीए हाँ पीए इंटू पीबी से, हेयर बोथ आर इंडिपेंडेंट। ये आपको क्वेश्चन से समझना होगा, मतलब खुद से लॉजिक लगाना पड़ेगा कि यहाँ पे दोनों क्या इंडिपेंडेंट है, तो पी ऑफ ए एक्सक्लूसिव होगा तो खुद ही क्वेश्चन में मेंशन कर देगा, वो दिख भी जाएगा। इंडिपेंडेंट के लिए बस सोचना पड़ेगा, पी ऑफ ए इंटू पी ऑफ बी, तो प्रोबेबिलिटी दोनों का क्या हो जाएगा, प्रोडक्ट, तो हो जाएगा 3/5 मल्टीप्लाई बाय 2/5, 3/5 और 2/3 सॉरी, सर 2/3 हाँ 2/3 तो हो जाएगा 2/5। तो इंटरसेक्शन पता है, ए पता है, बी पता है, अब आपका यूनियन आ जाएगा। क्लियर है, अप्लाई कर दोगे फॉर्मूला Yes, खुद से, sir. यस सर ओके चलो नेक्स्ट देख लो फटाफट, छोटा सा एक और क्वेश्चन है, क्वेश्चन पढ़ लो। ए एंड बी आर टू इवेंट्स, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इक्वल टू 0.3 है ना। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी गिवन है, इफ ए एंड बी आर इंडिपेंडेंट इवेंट फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ बी, ठीक है। सर तो इसमें यूनियन, दो इक्वेशन उनके सॉल्व होगा ना नहीं नहीं देखो पहले अपन बेसिक इक्वेशन अप्लाई करते हैं, चेक करते हैं फिर। ए यूनियन बी का फॉर्मूला बताओ, पी ऑफ ए प्लस प्लस पी ऑफ पी माइनस पी माइनस पी ऑफ ए इंटरसेक्शन इंटरसेक्शन बी। अब इंडिपेंडेंट है तो इंटरसेक्शन की जगह क्या लिख दूं,
यूनियन। नहीं ना, अरे यूनियन कैसे लिख दोगे? पी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी का फॉर्मूला क्या होता है? पी ऑफ ए इंटू पी ऑफ बी होता तो है ना। पी ए डॉट पी बी, हाँ। पी ए डॉट पी बी, यूनियन थोड़ी लिख दोगे। सर पी ए माइनस पी बी। इंडिपेंडेंट है तो इंटरसेक्शन की जगह क्या लिख देंगे? पी ऑफ ए इंटू पी ऑफ बी। अब वैल्यू पुट अप कर दो जल्दी से। यूनियन का वैल्यू गिवन है 0.8, पी ऑफ ए आपको गिवन है 0.3, पी ऑफ बी निकालना है तो इसको मान लो एक्स नाम दे दिया। पी ऑफ बी निकालना है, इसको फिलहाल के लिए एक्स नाम दे दो। पी ऑफ ए अगेन 0.3 इंटू 0.3x। एक्स, ये उधर जाके माइनस हो जाएगा तो 0.5 इक्वल टू एक्स माइनस 0.3x। एक्स में से 0.3x माइनस करोगे तो 0.7x बचेगा। 0.7 उधर जाके डिवाइड हो जाएगा तो कितना बचेगा? 5/7 x। क्लियर है? तो इंडिपेंडेंट का मतलब क्या था कि पी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी का फॉर्मूला क्या हो जाएगा? पी ऑफ ए इंटू पी ऑफ बी। क्लियर है? यस सर। यस सर। ठीक है, चलो एक और फटाफट ये करते हैं। अब देखो इसमें मैं एक काम करता हूँ, आपको वेन डायग्राम सिखाऊं। देखो एक तरीका और होता है, ये तरीका और सीख लो ऐसे क्वेश्चन को करने के, ऐसे और इस तरह के और क्वेश्चन जो और भी आए कभी जेई में। तो इसमें देखो मैं सर बहुत आसान तरीका सिखा रहा हूँ समझना इस चीज को। ऐसा डायग्राम बना देना, बॉक्स बॉक्स मतलब तुम्हारा सैंपल स्पेस, उसके अंदर दो इवेंट्स बना दिए ए और बी। ये है ए, ये है बी। अब इसके अंदर में अलग अलग इसको चीजें जो है, ये बेसिकली ये पूरा 4 पार्ट में डिवाइड हो रहा है। कितने पार्ट में डिवाइड हो रहा है? 4। एक हिस्सा जिसमें सिर्फ ए आ रहा है तो ओनली ए वाला हिस्सा मान लो इसको नाम दे दिया मैंने स्मॉल ए। ओनली ए वाला हिस्से की प्रोबेबिलिटी को क्या नाम दे दिया? ए। ओनली ए जिसके अंदर सिर्फ ए आ रहा है, ठीक है। ओनली बी वाले को नाम दीजिए स्मॉल बी, जिसके अंदर सिर्फ बी वाला पोर्शन आ रहा है। तो इसको मैं थोड़ा दूसरे कलर से दिखा देता हूँ। तो ये ओनली बी वाला को, इस रीजन को मैंने नाम दे दिया बी। मतलब इस रीजन के अंदर नंबर ऑफ एलिमेंट या इसकी प्रोबेबिलिटी को क्या नाम दे दिया? बी। अब जो दोनों के बीच में कॉमन है उसको नाम दे दिया मैंने मान लो लेटर सी, उसके लिए मैंने सी लेटर यूज कर लिया। और जो बचा हुआ रीजन है बाहर वाला, उस बाहर वाले रीजन के लिए मान लो अपन दूसरा लेटर यूज कर लेते हैं डी, स्मॉल डी। ठीक है, तो इस ओनली ए की प्रोबेबिलिटी स्मॉल है, ओनली बी की प्रोबेबिलिटी स्मॉल बी, इंटरसेक्शन स्मॉल सी, और नाइदर ए नॉर बी का मान लो डी बोल दिया। सर अब बताओ, अच्छा मुझे बताओ इन सबकी टोटल सम कितना आएगा? ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी 1। ये तो पता ही आपको, टोटल सम हमेशा One, प्रोबेबिलिटी one. का टोटल सैंपल स्पेस की प्रोबेबिलिटी हमेशा कितनी होगी? 1 होगी। ठीक है यहाँ तक। चलो अब क्वेश्चन पे आते हैं। अब ध्यान से देखो, सबसे पहले क्या गिवन है? ए यूनियन बी। तो अब बताओ इसमें यूनियन में कौन कौन से लेटर आएंगे यूनियन के अंदर? सी। यूनियन यूनियन सर ए बी। क्या कर रहे हो? यूनियन ए कौन सा सी होता है? और बी। ए यूनियन सी और मतलब ये बी। तीनों। तो यूनियन मतलब तीनों, तो ए सी और बी, ACB, तो ए ACB, प्लस सी प्लस बी की ACB. प्रोबेबिलिटी। हाँ, ए सी बी, इनका टोटल एडिशन कितना गिवन है? 3/4। क्या ये समझ में आ गया? यूनियन मतलब हाँ ए सी बी, तो ए प्लस सी यस प्लस बी सर। इक्वल टू 3/4। क्लियर है? यस सर। बोलो। ठीक है, अब सेकंड बोला इंटरसेक्शन। sir. इंटरसेक्शन मतलब बोलो। सी। हाँ, इंटरसेक्शन मतलब 1/4 दिया, इंटरसेक्शन हमने क्या नाम दिया? सी। तो सी की वैल्यू गिवन है 1/4। ठीक है, यहां तक समझ में आ गया? वेरी गुड, यहां तक क्लियर है? जी सर। बोलो। यस। ओके, बहुत बढ़िया। अब लास्ट दिया हमें ए डैश। Yes, ए sir. डैश मतलब ए को छोड़ के सब कुछ। नॉट ए ए डैश सर। मतलब बताओ, ए को छोड़ के सब कुछ। तो ए को छोड़ के सब कुछ मतलब क्या होता है? जैसे मान बी लो सी ये सी ए डी। है, ये बी है, ए को छोड़ के सब कुछ ये वाला रीजन, ए के अलावा जितना भी है। तो बताओ ए के अलावा क्या क्या है? बी सी और डी। 1 minus C. नहीं, 1 सी तो minus ए B के अंदर आ minus जाएगा ना। बट सर बी भी तो आ रहा है उसमें। बी सी इतना इतना पोर्शन है ग्रीन वाला, 1 minus B plus C. बी ये है सिर्फ। तो फिर बी और डी। सिर्फ बी और डी आएगा। देखो ये बी है, ये वाला रीजन क्या है? बी। ये ग्रीन वाला रीजन क्या है? बी। और बाहर वाला बच्चा हुआ रीजन क्या है? डी। तो ए बार क्या? ए मतलब ए प्लस सी। ए के अंदर क्या क्या आ रहा है? ए और सी आ रहे हैं। ए के अंदर क्या आ रहा है? ए और सी। अब ए और सी को छोड़ के क्या बचा? बी और डी। तो पता देखो टोटल कितने लेटर है? 4 लेटर है, ए बी सी डी। ए के अंदर क्या क्या आ रहे हैं? ए और सी आ रहा है, तो बच्चा क्या? बी और डी बचा है ना सिर्फ। क्या ये समझ में आया? जी सर। ठीक है, बाकी लोग बोलो आ रहा है कि नहीं आ रहा है, कि ऊपर से जा रहा सब? Sir. अरे बताओ। ये सर पहला आ गया क्वेश्चन, सर। इसको थोड़ा समझो। अगर ये ट्रिक समझ में आ गई ना, बहुत सारे क्वेश्चन जल्दी जल्दी हो जाएंगे। ए बार मतलब ए को छोड़ के सब कुछ। अब ए का मतलब क्या है? ए मतलब है ए प्लस सी। ए का मतलब क्या है? ए प्लस सी। तो ए और सी को छोड़ के क्या बचा? बी और डी। तो ए बार का फॉर्मूला क्या बन जाएगा आपका? बी प्लस डी। तो बी प्लस डी की वैल्यू कितनी गिवन है? 2/3। बी प्लस डी की सर वैल्यू गिवन है 2/3। हाँ बोलो। सर बट हम सी को भी तो काउंट करना चाहिए क्योंकि उसमें मानना ए आ रहा है, बट सर बी भी तो आ रहा है ना सी वाले में।
लेकिन मुझे क्या चाहिए, ए नॉट, ए को छोड़ के सब कुछ, ए नहीं चाहिए ना। ठीक है सर। अगर सी ले लूंगा तो सी तो ए का पार्ट हो गया ना, मेरे को ए चाहिए ही नहीं। ए को अलावा हाँ मेरे पास कौन कौन सा रीजन है जिसमें सिर्फ बी आ रहा हो, जिसमें ए और बी दोनों नहीं आ रहे। अगर सी ले लूंगा तो सी तो ए के अंदर आ रहा है ना। मुझे बेसिकली कौन सा रीजन चाहिए, इस वाले रीजन को छोड़ के, इस गोले को छोड़ के सब कुछ चाहिए। तो इस गोले को छोड़ के क्या क्या है, बी और डी तो ये आया समझ में आप। यस सर। ठीक है, अब ये ध्यान से देखो, ये क्या पूछा गया है, ए बार इंटरसेक्शन बी। अब इसको समझते हैं, इसको वेन डायग्राम से समझो पहले। ए का बार इंटरसेक्शन सी। अब ए बार मतलब, ए बार बी अभी आपको मैंने प्लस बताया, ए बार के अंदर क्या क्या है, बी और डी। ए बार के अंदर क्या है, बी और डी। उसका इंटरसेक्शन लेना बी के साथ। बी के अंदर क्या क्या आएगा ये बताओ, बी के गोले में स्मॉल बी और सी। बी और सी आएगा। बी के अंदर बी क्या और आएगा, डी। बी और सी। अब इन दोनों का इंटरसेक्शन बताओ क्या है, बी बी इन दोनों चीज का इंटरसेक्शन क्या है। बी इनमें कॉमन एलिमेंट क्या, इंटरसेक्शन मतलब कॉमन बी एलिमेंट क्या है, बी। मतलब बी मुझे की किसकी वैल्यू पूछी गई है, बी की। मुझे किसकी वैल्यू पूछी गई है, बी की। क्लियर हुआ। सर थोड़ा बहुत। यस सर। यस सर। ठीक है, कोई बात नहीं। देखो दूसरा तरीका आपका बेसिक जो वेन डायग्राम आप यूज करते हो, आपको बी निकालना है या फिर फॉर्मूला अप्लाई करना नहीं, अगर समझ में आता है ये सब चीजें तो फॉर्मूला अप्लाई कर देना, ठीक है। वेन डायग्राम से इतना समझ में तो आना चाहिए आपको कि ए बार इंटरसेक्शन बी का मतलब क्या होता है। ए बार मतलब ए को छोड़ के सब कुछ, उसका बी के साथ इंटरसेक्शन, तो ओनली क्या बचेगा, ओनली बी पार्ट। देख लो चलो एक बार और, ये ए है ये बी है, ए बार इंटरसेक्शन बी। अब ध्यान से देखना इस चीज को, ए बार मतलब ए को छोड़ के सब कुछ। तो ए को छोड़ के सब कुछ क्या है, ये वाला चीज है, ये ए को छोड़ के सब कुछ है। इसका बी के साथ इंटरसेक्शन, इसका बी के साथ इंटरसेक्शन, तो बी वाला पोर्शन कौन सा है, ये वाला। अब दोनों में कॉमन रीजन कौन सा आ रहा है, सिर्फ ये आ रहा है ना। दोनों में कॉमन रीजन कौन सा आ रहा है, ये वाला, ओनली बी वाला। ठीक है, तो ये आपका हो गया ए बार इंटरसेक्शन बी। कभी भी अगर ऐसे आए वेन डायग्राम बना बना के ट्राई करो, और अभी भी अगर मान लो नहीं आ रहा है तो फिर सेट्स की प्रैक्टिस करो, ठीक है। क्योंकि लगभग तो मैंने पूरा ही बता दिया है आपको, ए बार इंटरसेक्शन बी का मतलब आगे समझ में। ए बार इंटरसेक्शन बी वेन डायग्राम बना बना के करोगे तो भी समझ में आ जाए। अब बी निकालना है। दूसरा एक रिलेशन आपके पास जो होता है ये बेसिक, ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी, टोटल सम हमेशा कितना होगा, 1। टोटल सम कितना होगा, 1। अब देखो ध्यान से, यहाँ पे ए सी और बी का सम तो दिया हुआ है ना। यस सर। ए सी और बी का सम दिया हुआ, तो ए प्लस सी प्लस बी, सॉरी ए सी, ए बी सी दिया है ना, हाँ। ए सी और बी इसका सम दिया हुआ है, इसकी जगह क्या आ जाएगा, 3/4 प्लस डी इक्वल टू 1। तो यहाँ से डी कितना आ जाएगा, 1/4। 1/4। 1/4। क्लियर है, क्योंकि ए प्लस सी प्लस बी हमको दिया, तो यहाँ पे टोटल सम हमेशा 1 होता है, तो यहाँ से डी आ गया। मुझे निकालना क्या बी था, अच्छा मुझे ये यहीं पे रिलेशन हो जाएगा, बी प्लस डी इक्वल टू 2/3 दिया हुआ है। अब यहाँ पे डी की वैल्यू पुटअप कर दूं तो अब बी आ जाएगा यहाँ से, क्योंकि बी तो निकालना था। यस तो सर। बी कितना आ जाएगा, 2/3 माइनस 1/4। तो कितना आ जाएगा, देखो ये एलसीएम ले लोगे, एलसीएम आ जाएगा 12। 5/12। यहाँ पे 12 से मल्टीप्लाई, यहाँ पे 4 से मल्टीप्लाई 8, यहाँ पे 3 से मल्टीप्लाई 3, तो कितना आ जाएगा 5/12। 12। ठीक है, तो इस तरह से देखो आप क्वेश्चन कर सकते हो। वेन डायग्राम का यूज करना है। वापिस समझ लो, ये जो रीजन बनाया था सबसे पहले वाला ओनली ए, इसके अंदर क्या था, सिर्फ ओनली ए। तो ओनली ए वाले को मैंने स्मॉल ए नाम दे दिया था, जिसके अंदर सिर्फ ए वाला आएगा। और पूरे सर्कल की वैल्यू क्या हो जाएगी, ए प्लस सी। पूरे सर्कल की वैल्यू क्या हो जाएगी, ए प्लस सी। ये बी वाला मतलब जिसमें सिर्फ बी का पोर्शन आ रहा है, और पूरे बी वाले सर्कल की वैल्यू क्या हो जाएगी, बी प्लस सी। और सी मतलब दोनों का कॉमन इंटरसेक्शन, और बचा हुआ रीजन डी, डी मतलब बाहर वाला रीजन। अब एक एक करके इन सबकी वैल्यू पुटअप करिए और आंसर आ गया। ठीक है, क्लियर है यहाँ तक, थोड़ा बहुत समझ में आया क्या, बोलो जल्दी। जी सर। जी यस सर। सर। ठीक है, चलो एक एक क्वेश्चन एक ही कर लो। A card is selected randomly from a pack of playing cards. Find the probability that it is a black king, फिर क्या यूज किया गया वर्ड, और क्वीन ऑफ हार्ट और जैक। तो यहाँ पे कितने तरह के इवेंट्स हैं, मतलब कितने तरह ए की चीजें। यूनियन बी यूनियन सी। हाँ, यहाँ पे 3 चीजें। ए मतलब ब्लैक किंग, तो इसको मैं फटाफट शॉर्ट में कर रहा हूँ। इसको ए नाम दे दिया, इसको बी नाम दे दिया, इसको सी नाम दे दिया, और पूछा क्या गया है,
किसकी A प्रोबेबिलिटी? union B union C. हाँ, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी यूनियन सी पूछा गया था। इसका फॉर्मूला भी आपको मैंने बताया था, वो अप्लाई कर दोगे? Yes ठीक है, sir. Yes, sir. अब बस मैं आपको इंडिविजुअल प्रोबेबिलिटी बता देता हूँ। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए वो आपको आती भी होगी। ब्लैक किंग, ब्लैक किंग की प्रोबेबिलिटी, ब्लैक किंग कितने होते हैं? 2 by 52. 2/52. 2, 2/52। फिर क्वीन, क्वीन ऑफ हार्ट, हार्ट की क्वीन कितनी होगी? 1 by 52. 1/52. 2/52। और जैक 4 by 52. 4/52। क्लियर है? अच्छा मुझे बताओ, ब्लैक किंग, क्वीन और जैक, क्या ये सब अलग अलग है कि ये कॉमन है इनमें कुछ? क्या तीनों अलग अलग है, इंडिपेंडेंट है? Yes, sir. सॉरी, Yes, मतलब sir. तीनों में कोई इंटरसेक्शन है क्या? No, sir. है ना, तीनों अलग अलग है ना। अब आपस में जैसे ब्लैक किंग हो गया, ब्लैक किंग के अंदर क्या क्वीन आएगी? नहीं. क्वीन, No, sir. क्वीन ऑफ हार्ट के अंदर क्या जैक और किंग आएगा? और जैक के No, अंदर sir. क्या आएगा? तो इनका सबका इंटरसेक्शन क्या होगा? 0 होगा। ए इंटरसेक्शन बी, ये इनमें कोई भी कॉमन एलिमेंट है क्या? बी इंटरसेक्शन नहीं. सी और सी इंटरसेक्शन ए, ये सब इंटरसेक्शन आपस में क्या होंगे? 0। और तीनों का भी आपस में इंटरसेक्शन क्या होगा? 0 होगा। क्लियर है? क्योंकि सब अलग अलग है। अगर मान लो मैं सिर्फ ये बोलता ब्लैक कार्ड, No, sir. In ब्लैक कार्ड बोलता और एक इवेंट होता ब्लैक कार्ड होता और एक होता किंग, तो इसमें आपस में इंटरसेक्शन होता, क्योंकि किंग और ब्लैक कार्ड आपस में है independent कॉमन। करते हैं. नहीं नहीं, यहाँ पे तो ये क्या एक ही इवेंट के अंदर चीजें है ना, यहाँ पे अलग अलग चीजें नहीं। वहां पे क्या होता, मैन मैन और वाइफ वो दो अलग अलग पर्टिकुलर इवेंट अलग अलग है। अब यहाँ पे एक ही कार्ड्स के अंदर सब कुछ है जिसमें आपस में कोई मेल नहीं है। जैसे मान लो अगर मैं बोलता हूँ एक डाइस को थ्रो करते हैं, तो एक डाइस के अंदर क्या क्या नंबर आते हैं? 1, 2, 3, 4, 5 और 6। तो ये सब आपस में क्या एक्सक्लूसिव है, म्यूचुअली क्या एक्सक्लूसिव, मतलब समझ में आ रहे हो? एक ही इवेंट के अंदर जब चीजें रहती है उसको क्या बोलते हैं? एक्सक्लूसिव। अब दो अलग अलग पर्टिकुलर इवेंट है, दो अलग अलग इवेंट है, तो अपन उसमें इंडिपेंडेंट देखते हैं। ठीक है, और यहाँ पे देखो किंग हो गया, क्वीन हो गई और जैक हो गया, ये सब आपस में क्या अलग अलग है, तो इनका इंटरसेक्शन क्या होगा? अब ऐसे सोचो, अगर मैं ये पूछता ए इंटरसेक्शन बी, खुद से सोचो, किंग और क्वीन का इंटरसेक्शन कुछ होगा क्या? एक 0. कार्ड निकालना है, 0 ही होगा ना। अगर यहाँ पे मान लो सिर्फ ऐसा होता ब्लैक कार्ड और किंग, तो ब्लैक कार्ड और किंग तो इनमें आपस में इंटरसेक्शन होता, लेकिन इनमें इंटरसेक्शन है क्या? नहीं है। तो इस बच्चे में सब क्या आ जाएंगे? 0। तो सिंपली इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा? इन तीनों का एडिशन। मतलब बेसिकली जो तीनों इवेंट है ये सब अलग अलग है, इनमें कोई आपस में कॉमन एलिमेंट नहीं है, तो इनका यूनियन क्या हो जाएगा? पी ऑफ ए प्लस पी ऑफ बी प्लस पी ऑफ सी। क्लियर हो गया? बोलो। जी सर. ठीक, आगे पढ़ना चाहोगे कि आज के लिए इतना ही रखें? सब पढ़ते हैं. बाकी बताओ, क्योंकि कंडीशनल प्रोबेबिलिटी है तो ऊपर से उड़ जाएगा, नहीं तो आपके अगर Okay, ज्यादा हो sir. गया तो आप फिर इतना ही रखें। अह, बताओ कितने लोग हो, कितने, पहले ये तो देखो मैं कितने जनता बची है अभी तक। 14 है ना। अच्छा, कंडीशनल प्रोबेबिलिटीज आपको 12th में भी था, स्कूल में थोड़ा बहुत पढ़ा, आपको ध्यान है स्कूल का हल्का बहुत, स्कूल में जो नो पढ़ाया? सर. सर स्कूल में तो पढ़ाते ही नहीं है। वही सर. ठीक है, कोई बात नहीं। ये मैं ये जो पढ़ा रहा हूँ ये समझ में आ रहा है थोड़ा बहुत? ये सब 11th सब की चीजें थी एक्चुअली, ये जितना भी मैंने पढ़ा है सब 11th की प्रोबेबिलिटी का था। ये इंटरसेक्शन, यूनियन, ये सब 11th की, आप एनसीईआरटी खोलोगे सारे क्वेश्चन उसमें दिखेंगे इस टाइप के। ठीक है, तो अभी बस आपको यही ध्यान रखना है, ये यूनियन इंटरसेक्शन के वेन डायग्राम से या फिर ये फॉर्मूला अप्लाई कर करके आप क्वेश्चन सॉल्व कर लेना। ठीक है, इंडिपेंडेंट आए तो इंडिपेंडेंट मतलब इंटरसेक्शन, अगर पूछें तो प्रोडक्ट, इंटरसेक्शन मतलब एंड की कंडीशन, यूनियन मतलब और की कंडीशन, ये बेसिक ध्यान रखना है। और इनके बेसिक फॉर्मूला अप्लाई कर करके सॉल्व करोगे तो हो जाएंगे क्वेश्चन सॉल्व। क्लियर है? जी सर. ठीक है, आधा घंटा रुक सकते हो क्या? यस सर, कोई दिक्कत नहीं है। यस सर. बाकी लोग भी बोलो पहले, Yes, sir. बोलो बाकी लोग 10। Yes, sir. ठीक है, तो मैं कंडीशनल भी थोड़ा खींच लेता हूँ, फिर अपन नेक्स्ट क्लास में जब भी एक्स्ट्रा क्लास लेके आपको आगे का पढ़ा दूंगा। ठीक है, चलो अब कंडीशनल समझते हैं। तो कंडीशनल का मतलब क्या होता है, पहले इसको अभी मत पढ़ना, मेरी बात ध्यान से सुनो। बस आपको एक चीज ध्यान रखनी है कंडीशनल में। कंडीशनल में क्या ध्यान रखना है कि कभी भी मान लो किसी इवेंट की प्रोबेबिलिटी पूछी है, मान लो किसी पर्टिकुलर इवेंट ए की प्रोबेबिलिटी पूछी कि ऐसे क्वेश्चन आएंगे कि फाइंड प्रोबेबिलिटी ऑफ ए, प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट ए इफ इवेंट बी हैज ऑलरेडी अकर्ड।
ऑलरेडी अकर्ड, इवेंट बी हैज ऑलरेडी अकर्ड, मतलब इवेंट बी हो चुका है, अगर पहले इवेंट बी मान लो हो चुका है तो इवेंट ए की प्रोबेबिलिटी कितनी होगी ये बताओ। तो ऐसे केसेस में हम अप्लाई करेंगे कंडीशनल प्रोबेबिलिटी। इसका मतलब क्या होता है कंडीशनल प्रोबेबिलिटी कि मतलब इवेंट ए की प्रोबेबिलिटी निकालो अगर इवेंट बी ऑलरेडी हो चुका है। ये इसको पढ़ने का तरीका होता है, और इसको डिनोट करने का तरीका ऐसे होता है, ए लिखेंगे फिर एक लाइन खींचेंगे और बी लिख देंगे, एक तरीका ये। या फिर कभी कभी कोई कोई बुक में ऐसे भी होता है, ए फिर ऐसी लाइन करके नीचे बी। तो अगर ऐसा या फिर ऐसा अगर लिखा हुआ है तो इसका मतलब क्या है कंडीशनल। कंडीशनल कंडीशन मतलब जो पार्ट बाद में आ रहा है, मतलब जो पार्ट पीछे आ रहा है ये बी, जो पार्ट नीचे आ रहा है या फिर पीछे आ रहा है ये ऑलरेडी हो चुका है और अपन ए की प्रोबेबिलिटी निकाल रहे हैं। तो अपन क्या निकाल रहे हैं, इसका मतलब क्या है पढ़ने का, अगर ऐसा दिया हुआ है तो प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट ए इफ इवेंट बी हैज ऑलरेडी अकर, तो ऐसे केस में हम बोलते हैं कंडीशनल प्रोबेबिलिटी। क्या बोलते हैं ऐसे एग्जाम्पल को, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी। तो पहली बात तो आपको ये पढ़ना आना चाहिए, पहली चीज। अगर मान लो मैं एग्जाम्पल लेके समझाऊं तो एक सेकेंड, एक और डिनोट कर देता हूँ। जैसे अगर मान लो ऐसा लिखा हो पी ई एफ, तो बताओ इसको कैसे पढ़ोगे, बताओ। Probability of E after Probability. probability of F. हाँ नहीं, प्रोबेबिलिटी Same ऑफ, thing. फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ ई एफ हैज ऑलरेडी अकर्ड। Probability of आगे समझ E. में, जैसे यहाँ पे प्रोबेबिलिटी ऑफ ए डैश बी, मतलब प्रोबेबिलिटी ऑफ अकरेंस ऑफ ए When गिवन दैट बी हैज ऑलरेडी हैपेंड, और बी डैश ए आ गया तो मतलब प्रोबेबिलिटी ऑफ बी गिवन ए हैज अकर्ड। क्लियर है? सर जो ये A और B इवेंट है ये आपस में डिपेंडेंट है? हो भी सकते नहीं भी हो सकते, वो यहाँ पे मैटर नहीं करता, ठीक है। ओके सर। डिपेंडेंट हो भी सकते नहीं भी होंगे, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर होंगे तो ठीक है, नहीं होंगे तो भी ठीक है। ये कंडीशनल प्रोबेबिलिटी, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी मतलब क्या है कि अगर बी की प्रोबेबिलिटी है, अपन ए की प्रोबेबिलिटी निकाल रहे हैं, बी ऑलरेडी हो चुका है। अगर इंडिपेंडेंट, अगर मान लो इंडिपेंडेंट हुए तो इंटरसेक्शन का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, दोनों का प्रोडक्ट, ठीक है। अब देखो इसका फॉर्मूला क्या आता है, अब फॉर्मूला समझो। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बी हैज अकर्ड का फॉर्मूला आ जाएगा प्रोबेबिलिटी Yes, ऑफ, sir. ऊपर आएगा ए इंटरसेक्शन बी और नीचे आएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। ये फॉर्मूला आपको ध्यान रखना है। ऊपर आएगा इन दोनों का इंटरसेक्शन, नीचे आएगा ये वाला पार्ट, ठीक है। ठीक है, ये आपको इसका डेरिवेशन भी वेन डायग्राम के थ्रू आया, लेकिन वो अभी उस पर हम नहीं जाएंगे, वो काम भी नहीं आता। आपको बस फॉर्मूला ध्यान रखना है, ठीक है। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बी मतलब प्रोबेबिलिटी ऑफ ए गिवन बी हैज अकर्ड, या फिर कंडीशनल प्रोबेबिलिटी ऑफ ए फॉर बी इस का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी डिवाइडेड बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ ए। क्या ये याद रख लोगे? बोलो। ये जो ये वाला एलिमेंट आएगा ये नीचे आ जाएगा, ये नीचे आ जाएगा, ठीक है। Yes, sir. जल्दी बताओ। अभी क्वेश्चन करूंगा तो और समझ में आ जाएगा। यहाँ तक क्लियर है? ठीक है, तो ये ध्यान रखना। एक सेकंड, जैसे यहाँ पे मैं बोलता हूँ एक चीज बता, जैसे ई Yes, sir. एफ, Yes, sir. Yes. इसका फॉर्मूला बताओ क्या हो जाएगा। Sir, probability of A, P probability of E intersection intersection F F upon the E probability intersection of में पी एफ, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। चलो अब ये क्वेश्चन कर लो। सर A intersection B और B intersection A वो बात तो एक ही है ना? हाँ, बात एक ही होती है। ए का बी के साथ इंटरसेक्शन है, बी का इंटरसेक्शन ए निकालो, सेम होता है। यूनियन भी सेम होता है, ए यूनियन बी या बी यूनियन ए भी सेम ही होता है। Sir, 2 by 3 अच्छा यहाँ पे थोड़ा मिसप्रिंट हो गया, एक सेकंड रुको। आ रहा है। ये क्वेश्चन में गड़बड़ हो गया, पी ऑफ बी इक्वल टू 10, ये गलत हो जाएगा ना। सर 4/6 आ रहा है क्या आंसर? रुको रुको, यहाँ पे देखो ये इन्होंने एक गलती कर दी है, क्वेश्चन में मिसप्रिंट है, अभी मत सॉल्व करो। अरे किसी भी सर नंबर की प्रोबेबिलिटी 10 हो सकती है क्या? नहीं। no sir गलत हो गया ना, रुको जी मैं सर। नया डेटा देता हूँ। पी ऑफ ए मान लो 1/3 ले लो, पी ऑफ बी दो मान लो 1/6 ले लो। सर वो प्रोबेबिलिटी ऑफ बी नहीं हुई तब भी हमारा काम जाता हो तो हाँ नहीं था, फिर भी मैं दे रहा हूँ, चलो ठीक है। यहाँ पे इसकी प्रोबेबिलिटी कुछ और ले, मान लो इसको ले ले, पी ऑफ ए को 2/3 ले लिया, इसको ले लिया 1/3, जो भी ले लो। फॉर्मूला अप्लाई कर दोगे ना आप लोग, खैर मतलब वही क्वेश्चन में थोड़ी मिसप्रिंट हो गई है। फॉर्मूला क्या हो जाएगा, पी ऑफ Yes, बी sir. बाई ए का Probability of
ऊपर क्या हो जाएगा, इंटरसेक्शन बी अपॉन पी पी है probability of पी वाई है प्रोबेबिलिटी, बस इनकी वैल्यू पुट अप अपॉन कर पी देना, है। ठीक है। चलो एक चीज और मुझे सिखानी थी, ऑन पी है, ठीक है। एक चीज और मुझे सिखानी थी, ध्यान से समझना, मल्टीप्लीकेशन थ्योरम। मल्टीप्लीकेशन थ्योरम वो इसी से आई हुई है, तो उसको समझो ध्यान से। जैसे अभी अपन ने एक फॉर्मूला पढ़ा, पी ऑफ ए बी। ये फॉर्मूला हमने पढ़ा कि पी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी डिवाइडेड बाय पी ऑफ बी। तो यहां से अगर मुझे इंटरसेक्शन का फॉर्मूला डेवलप करना है, किसका फॉर्मूला डेवलप करना है, पी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी का। तो पी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी का फॉर्मूला क्या, ये डिवाइड उधर जाके क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई। multiply ये डिवाइड उधर जाके क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई। तो ध्यान से समझना, तो ये यहाँ पे देखो क्या हो जाएगा, पी ऑफ बी। अच्छा एक सेकंड, इसको मैं थोड़ा सा उल्टा लिख देता हूँ। हाँ चलो, ये सही सही लिखा हुआ है, सही है, ठीक है। तो यहाँ पे फॉर्मूला क्या हो जाएगा, पी ऑफ बी मल्टीप्लाई बाय पी ऑफ ए बी हैज बाय अकर्ड। बी। यही आएगा, ये उधर जाके मल्टीप्लाई होगा, देखो पी ऑफ बी यस इंटू सर। पी ऑफ ए बी आ जाएगा। आ रहा है समझ में? तो इसको पढ़ने का तरीका देखो, इसको पढ़ेंगे कैसे अपन। ए इंटरसेक्शन बी, क्या हुआ, ए और बी का इंटरसेक्शन की प्रोबेबिलिटी पूछी थी, तो किसी एक का ले लो। जैसे मान लो लिख दिया पहले पी ऑफ बी, तो पी ऑफ बी मल्टीप्लाई बाय पी ऑफ ए बी हैज अकर्ड। या फिर इसको पढ़ने का एक और तरीका क्या हो जाएगा, पहले या तो पी ऑफ ए लिख दो, पी ऑफ ए इंटू, अब ए हो चुका है, अब किसकी निकालनी है, ए हो चुका है, अब किसकी निकालनी है, b बी की। upon a बी गिवन ए हैज अकर्ड। आ रहा है समझ में? अब मान लो अगर तीन हो, ध्यान से देखना, क्या हो, तीन, ए सॉरी ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी, तो इसी को बोलते हैं एक्चुअली मल्टीप्लिकेशन थ्योरम। मतलब अगर इंटरसेक्शन की प्रोबेबिलिटी पूछिए, तो इस तरह से हम एक दूसरे से क्या कर सकते हैं, मल्टीप्लाई करके निकाल सकते हैं। अब देखो एक एक करके इवेंट्स की प्रोबेबिलिटी निकालते हैं। कितने इवेंट्स हैं यहाँ पे बताओ, तीन, 3 ए यस बी सर। और सी। तो सबसे पहले मान लो लिख दिया प्रोबेबिलिटी ऑफ ए की प्रोबेबिलिटी, फिर मल्टीप्लाई बाय, अब किसकी बारी, बी की, है ना, अब किसकी बारी, बी, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। अब बी, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए ऑलरेडी हो चुका, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ बी गिवन ए हैज अकर्ड, गिवन ए हैज अकर्ड। फिर मल्टीप्लाई बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ सी गिवन ए एंड बी हैज अकर्ड, गिवन ए एंड बी हैज अकर्ड। एक एक करके तीनों की प्रोबेबिलिटी क्या कर दी, मल्टीप्लाई कर दी, ठीक है। तो इसी को हम बोलते हैं मल्टीप्लिकेशन थ्योरम, इसी को हम क्या बोलते हैं, मल्टीप्लिकेशन थ्योरम। अब मान लो अगर इंडिपेंडेंट, अगर इवेंट्स इंडिपेंडेंट है, इवेंट्स क्या है, इंडिपेंडेंट, तो इंडिपेंडेंट है, तो पिछले इवेंट्स में क्या और उससे उसको कुछ फर्क पड़ेगा क्या, नहीं। तो तब इस केस में अगर मान लो इफ इंडिपेंडेंट, अगर इवेंट्स इंडिपेंडेंट है, मतलब वो अपने पिछले वाले इवेंट्स में जो चीज हुई है उस पर डिपेंड नहीं करेंगे, ठीक है। तो उस केस में देखो क्या होगा, पी ऑफ बी गिवन ए हैज अकर्ड, तो ए में क्या हुआ तो उसको कुछ फर्क पड़ेगा, तो पी ऑफ प्रोबेबिलिटी ऑफ इसकी प्रोबेबिलिटी तो पी ऑफ बी के बराबर ही आएगी। और सेम यहाँ पे भी पी ऑफ सी, ए और बी में कुछ हुआ, उससे कुछ फर्क पड़ेगा क्या, नहीं। तो उसकी प्रोबेबिलिटी किस के बराबर है, सी के बराबर, और इसकी ए के बराबर। तो इवेंट अगर इंडिपेंडेंट है, तो प्रोबेबिलिटी का इंटरसेक्शन क्या होगा, ये ऑलरेडी मैं आपको पहले ही बता चुका था कि अगर इवेंट्स इंडिपेंडेंट होते हैं तो उनकी इंटरसेक्शन की प्रोबेबिलिटी क्या आ जाती है, पी ऑफ ए इंटू पी ऑफ बी इंटू पी ऑफ सी। चाहो तो हम यहाँ पे देख लो, अगर इंडिपेंडेंट है, अगर इंडिपेंडेंट है और फिर भी अगर मैं ये निकालता हूँ पी ऑफ ए गिवन बी हैज अकर्ड, तो देखो इसका फॉर्मूला क्या बनेगा, ए इंटरसेक्शन बी डिवाइडेड बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। और इंडिपेंडेंट है तो इंटरसेक्शन का फॉर्मूला क्या आता है, अभी आपको बताया था, पी ऑफ ए इंटू पी ऑफ बी के बराबर आता है इंटरसेक्शन में, डिवाइडेड बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। तो यहां से देखो ये दोनों कैंसिल आउट होगा, तो किसके बराबर आ गया, पी ऑफ ए के बराबर ही आ गया। मतलब प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बी एस यस सर। अकर्ड अगर इंडिपेंडेंट है, उसकी वैल्यू किसके बराबर आ रही है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए की बराबर ही आ रही है। और फिजिकली भी यही मतलब है ना, कि अगर ए की प्रोबेबिलिटी निकालनी, बी हो चुका है, तो बी के होने से कुछ फर्क पड़ता है क्या, नहीं, वो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए के बराबर ही होगा। क्या ये समझ में आया? सर जो आपने ये लिखा प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी, कैसे लिखा, ये समझ नहीं आया। ये तो मैं फॉर्मूला डिराइव कर रहा हूँ कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी, तीन इवेंट की इंटरसेक्शन की प्रोबेबिलिटी अगर निकालनी है, तो जैसे अपन ने ये निकाला, क्या निकाला, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी कैसे निकाला मैंने, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बी हैज अकर्ड, या फिर प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी ए हैज अकर्ड, जो पहले हो चुका है। अगर तीन आ गए तो तीनों को क्या कर देंगे, एक एक करके मल्टीप्लाई, पी ऑफ ए इंटू पी ऑफ बी इंटू पी ऑफ सी, पी ऑफ ए इंटू पी ऑफ बी ए हो चुका है, फिर पी ऑफ सी ए और बी दोनों हो चुके हैं, ठीक है।
ये पढ़ने का तरीका एक्चुअली लिखा जो है क्या है पढ़ने का तरीका कि P of A into P of B into P of C। सर जो आपने लास्ट वाली टर्म लिखी है प्रोबेबिलिटी ऑफ सी व्हेन ए एंड बी हैज अकर्ड, सर ये कैसे लिखा? ये सिखा रहा हूँ कि इसका मतलब यही होता है। P of A लिखा इंटू P of B लिखा, A हो चुका है, इंटू P of C, A और B दोनों हो चुके हैं, ये इसका फॉर्मूला है। अभी सर क्वेश्चन मतलब हम करूंगा तो ज्यादा निकालेंगे क्लियर होगा। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए जिसमें से मल्टीप्लाई कर रहे हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ बी जब ए हो गया और फिर प्रोबेबिलिटी ऑफ सी जब दोनों हो गए यानी ए और बी हो गए। हाँ हाँ हाँ, यही है, यही मतलब इसका। ठीक है, अभी एक क्वेश्चन करूंगा तो ज्यादा क्लियर होगा। इंटरसेक्शन की प्रोबेबिलिटी पूछिए तो वो एक एक करके हम प्रोबेबिलिटी निकाल, ये वाले वो वाले क्वेश्चन है जब रिप्लेसमेंट होता जा रहा है। ठीक है, जैसे आज आप बस एक इतना काम कर लेना, घर जाके 11th के एनसीईआरटी के सॉल्व एग्जांपल देख लेना, तो आपको ये सारी चीजें बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगी। ठीक है, उसमें बेसिक सॉल्व एग्जांपल बहुत अच्छे से दिए हुए हैं। एक दो क्वेश्चन में भी अभी लेता हूँ, एक सेकंड रुको। यहाँ पे 3 वाला था क्या? एक नहीं है। ठीक है, जैसे अगर मान लो छोटा सा एग्जांपल लूं मैं, दिया था क्या यहाँ पे? नहीं है। जैसे मान लो एक कार्ड्स हैं, उसमें एक एक करके अपन कार्ड्स निकाल रहे हैं। ठीक है, या फिर ऐसे सोचो, ऐसे एक एग्जांपल ऐसे समझ लो। हाँ, जगह खाली दिख रही है, यहीं पे देख लो। बॉक्स है जिसके अंदर अलग अलग बॉल्स है, मान लो 5 रेड है, 3 ब्लैक है। ठीक है, और मैं पूछ रहा हूँ एक एक करके इसके अंदर से बॉल निकालते गए अपन। ठीक है, एक बॉल निकाली, फिर उसको साइड में रख दिया, फिर दूसरी बॉल निकाली, फिर उसको साइड में रख दिया, फिर तीसरी बॉल निकाली, फिर उसको साइड में रख दिया। मतलब वापिस बॉल अंदर नहीं रख रहे हैं। और पूछी गई फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 3 रेड। ठीक है, या फिर इसको ऐसा सोचो, एक काम करते हैं, ऐसा डिफाइन करता हूँ, रुको। मान लो पहली बॉल निकाली वो रेड निकली। पहली बॉल कौन सी निकाली? रेड। दूसरी बॉल जो निकली वो ब्लैक निकल गई, और तीसरी बॉल जो निकाली वो मान लो वापिस रेड निकल गई। ठीक है, नहीं है वो, ऐसा क्वेश्चन नहीं जमेगा। रुको, मैं इसको क्वेश्चन दूसरा लेके दिखाऊंगा आपको। ठीक है, एक स्टैंडर्ड क्वेश्चन लेके दिखाऊंगा तो आपको समझ में आ जाएगा। बाकी बेसिक अंडरस्टैंडिंग यही है कि ए इंटरसेक्शन बी अगर निकालना है तो मल्टीप्लीकेशन थ्योरम, जैसे आपका ये कंडीशनल प्रोबेबिलिटी था यहीं से डिराइव हुआ है, ये उधर जाके क्या हो जाएगा? मल्टीप्लाई। ये डिवाइड उधर जाके क्या हो जाएगा? मल्टीप्लाई। और ये मल्टीप्लाई उधर होगा, तो इसको फिर पढ़ने का तरीका क्या सीखा कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी का मतलब क्या हो गया? पी ऑफ बी मल्टीप्लाई बाय पी ऑफ ए गिवन बी है सकट। इसी फॉर्मूले से ये डिराइव हुआ। अब मान लो एक से ज्यादा इवेंट अगर आ जाते हैं, इसको पढ़ने का तरीका, बस ये पढ़ने का तरीका अगर समझ में आ गया तो प्रोबेबिलिटी पे अपने आप लिख दोगे। यहाँ पे सिर्फ सिंपली क्या लिखनी? प्रोबेबिलिटी ऑफ ए लिखनी है। यहाँ पे प्रोबेबिलिटी ऑफ बी लिखनी है, ए हो चुका है। फिर लिखनी प्रोबेबिलिटी ऑफ सी, ए और बी अगर दोनों हो चुके हैं। एक बस ये फॉर्मूला नहीं, एक्चुअली पढ़ने का तरीका है। ये पढ़ने का तरीका अगर आपको समझ में आ जाएगा तो इसकी प्रोबेबिलिटी पे आराम से आप लिख सकते हो। ठीक है, चलो क्वेश्चंस करते हैं, फिर थोड़ा वो समझ में आया शायद। करो अब ये। पहले सैंपल स्पेस लिखना। एक कॉइन को 3 बार उछाला तो उसके सैंपल स्पेस में क्या क्या चीज आएगी वो लिखना। तो देखो, या तो हेड हेड हेड, या शुरू में 2 हेड उसके साथ टेल, सर फिर 8 शुरू आएंगे के ना 2 वहाँ पर प्लीज। हाँ, हार्ट आएंगे, फिर एच टी एच, एच टी टी। फिर शुरू में मान लो 2 टी आ गए तो उसके साथ एक बार एच आ सकता है और एक बार टी आ सकता है। फिर शुरू में अगर टी एच आ गया तो एक बार टी एक बार एच। ठीक है, तो ये टोटल 8 सैंपल स्पेस में चीजें आएगी। या आई थिंक आता होगा इतना तो बेसिक सबको। ठीक है, 3 कॉइन को उछालेंगे तो ये 8 सैंपल स्पेस में 8 चीजें आएगी। नेक्स्ट, इवेंट क्या डिफाइन की? ई इज द इवेंट दैट देयर इज एटलीस्ट 2 हेड। तो एटलीस्ट 2 मतलब, एटलीस्ट का मतलब होता है हिंदी में पढ़ लिया करो, कम से कम।
कम से कम 2 हेड तो होना चाहिए, 2 से कम नहीं चलेंगे लेकिन 2 से ज्यादा चल सकते हैं, तो कम से कम 2 होने ही चाहिए। तो 2 या 2 से ज्यादा, मतलब ग्रेटर देन इक्वल टू 2। एटलीस्ट का मतलब क्या हो गया, ग्रेटर देन इक्वल टू 2। तो 2 या 2 से ज्यादा हेड वाले कौन कौन से हो जाएंगे, एच एच एच, एच एच टी, सर एच टी एटलीस्ट वाले एच। को आपने यूनियन बताया था ना? हाँ यूनियन में तो मैंने जब 2 इवेंट्स हो, लेकिन यहाँ पे वर्ड क्या यूज हो रहा है, एटलीस्ट 2 हेड, ये तो सिंगल इवेंट के अंदर यूज हो रहा है। हाँ सर। टी एच एच, एटलीस्ट मतलब कम से कम, या तो सर 3 कम आ से रहा कम 2 है, हेड, 3/4 3 आ रहा है। ये 4 चीजें आएगी। और एफ के अंदर क्या यूज होगा, एफ मतलब इवेंट हैविंग फर्स्ट थ्रो हेड, जिसका पहला थ्रो क्या आ जाए, हेड मतलब पहला लेटर एच आए, तो पहला लेटर एच वाले ये होंगे, ये एफ के अंदर आएंगे। यहां तक समझ में आया? तो ये बताओ पहले, यहां तक किसी को कोई डाउट तो पूछ लो, बोलो। अरे बोलो, डाउट नहीं है क्या? सर क्लियर है। ठीक है। पी ऑफ ई इंटरसेक्शन, पी ऑफ ई गिवन एफ एस नो अकड़, ये सर, नो। पता करना है, तो इसका पहले फॉर्मूला अप्लाई कर देंगे, ई इंटरसेक्शन एफ डिवाइडेड बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ। ठीक है, सर एफ वाला जो इवेंट है उसका यही मतलब है ना कि कम से कम एक हेड होना चाहिए? एफ नहीं, ई का मतलब ये, सर ई वो इज द बोल रहे इवेंट, थे। नहीं, एफ का मतलब ये है फर्स्ट थ्रो पे हेड आना चाहिए, तो पहले मतलब थ्रो एक पे हेड आना मिनिमम है। चाहिए, पहले थ्रो पे हेड आना चाहिए, बस इतना ही मतलब है। कम से कम या ज्यादा से तो कोई लिखा ही नहीं है ना वहाँ, पहले यस थ्रो पे सर। हेड आना चाहिए बस, बाद में ओके। क्या उससे कोई मतलब नहीं, फर्स्ट थ्रो पे हेड चाहिए। ठीक है, ऑफ ई का मतलब है एटलीस्ट 2 हेड, एटलीस्ट मतलब ग्रेटर देन इक्वल टू, कम से कम 2 हेड आना चाहिए, तो 2 या 2 से ज्यादा हेड, तो 2 या 2 से ज्यादा हेड इसमें आ रहे हैं। अब इंटरसेक्शन, इंटरसेक्शन इन दोनों में कॉमन, तो इन दोनों में कॉमन अगर आप देखोगे, एक तो ये कॉमन आ रहा है, ये कॉमन आ रहा है, और एक ये कॉमन आ रहा है, जो स्टार्टिंग एच से हो रहे हैं वो वाले क्या आ रहे हैं, तीनों कॉमन। तो इंटरसेक्शन में कॉमन कितने आ रहे हैं, 3, तो फेवरेबल आउटकम कितने हो गए, 3। तो इंटरसेक्शन की प्रोबेबिलिटी कितनी हो जाएगी, 3/8। और प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ, एफ के अंदर कितने आउटकम थे, 4, 4/8। तो 4/8, तो ये आंसर कितना आ जाएगा, 2। 3/4, मतलब 8 8 कैंसिल हो जाएगा, 3/4। ठीक है, क्लियर हुआ? ठीक है, तो यहाँ पे सैंपल स्पेस डिफाइन किया, इवेंट ई डिफाइन किया, यस एफ सर। डिफाइन किया, फिर इंटरसेक्शन निकाला, इंटरसेक्शन में 3 एलिमेंट आ रहे थे, टोटल में 4 एलिमेंट आ रहे थे, तो डायरेक्ट 3/4 भी कर सकते थे, इसको मतलब ऐसे भी अप्लाई कर सकते हैं, नंबर ऑफ एलिमेंट इन ई इंटरसेक्शन एफ डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ एलिमेंट इन एफ, क्योंकि सैंपल स्पेस तो हमेशा कट जाएगा, इंटरसेक्शन में 3, टोटल एफ में 4, तो 3/4। ठीक है, चलो। अब यहाँ पे 3 स्टूडेंट हैं, तीनों को एक मैथ्स का प्रॉब्लम दिया गया, तीनों अलग अलग स्टूडेंट है। ठीक है, एक क्लास में 3 स्टूडेंट थे, या फिर अलग अलग क्लास के स्टूडेंट है, या फिर कहीं तीनों अलग अलग स्कूल के स्टूडेंट है ना, ए बी सी मान लेते हैं, तीनों मान लो अलग अलग है सब, कोई आपस में एक दूसरे के साथ नहीं है। प्रोबेबिलिटी दैट ए प्रॉब्लम को सोल्व कर पाए 1/3 है, बी प्रॉब्लम को सोल्व कर पाए उसकी प्रोबेबिलिटी 1/4, और सी प्रॉब्लम को सोल्व कर पाए उसकी प्रोबेबिलिटी 1/5। तो पूछी गई है कि क्वेश्चन सोल्व हो जाए इसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी, तो क्वेश्चन कब सोल्व होगा, सर यूनियन एक लेंगे मैथ्स, ना कोई भी इसमें। एक कर दे तो हो ही हाँ जाएगा। क्वेश्चन कब सॉल्व होगा, या तो कब, हाँ कोई कोई एक तीनों में कर से दे तो कोई क्वेश्चन एक सॉल्व हो सॉल्व जाएगा, कर दो। या तो ए अकेला कर दे, या तो बी अकेला कर दे, या सी अकेला कर दे, या बी और सी कर दे, या ए और सी कर दे, या तीनों कर दे, तो क्वेश्चन क्या हो जाएगा, सॉल्व। मतलब बेसिकली क्या पूछिए, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी यूनियन सी। ठीक है, क्या पूछिए, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी यूनियन सी। अब यहाँ पे आप क्लियरली देख पा रहे हो कि भाई 3 बच्चे हैं, तीनों आपको मान लो ए सॉल्व कर देगा, तो क्या ऐसा होगा कि बी और सी, बी बोलेगा मैं नहीं सॉल्व करूं, ये सब आपस में इंडिपेंडेंट है क्या? यस सर।
ये आपस में क्या इंडिपेंडेंट, मतलब कोई दूसरा सॉल्व करो उससे उसको कोई फर्क नहीं पड़ता है, तो इनके आपस के इंटरसेक्शन की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, मतलब समझ में आ रहे हो? 0। जीरो नहीं। सर इंडिपेंडेंट है ना? हाँ तो इंडिपेंडेंट में इंटरसेक्शन की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, प्रोडक्ट दोनों का, A into B, A into B, अच्छा हाँ। P है ना, into दोनों Q. के ए इंटू बी। हाँ ए इंटू बी, ठीक है, एक तरीका वो है सॉल्व करने का, ठीक है। और इनका आप एक एक करके फॉर्मूला में अप्लाई करना और आंसर निकालना, एक बार ट्राई करना घर पे, ठीक है। इसका फिर आंसर जो भी है मैं टिक करके रख दूंगा, आप चेक कर लेना, ठीक है। बेस थ्योरम, चलो अभी नेक्स्ट क्लास मिलेंगे, ठीक है। आज के लिए काफी ज्यादा पढ़ा दिया है, ठीक है। कुछ सर लास्ट क्वेश्चन, ईयर तो सॉल्व कर ही लेते हैं ना? नहीं 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 नहीं, नेक्स्ट क्लास में करेंगे। नहीं सर, ये क्वेश्चन आपने लास्ट में छोड़ा है। वो फॉर्मूला अप्लाई करना है, जो पूरा फॉर्मूला बताया ना मैंने, ये वाला ये वाला a प्लस बी प्लस सी वाला, माइनस इंटरसेक्शन p प्लस का ये पूरा अप्लाई करके वैल्यू पुट अप करके आंसर निकालना होगा। आप निकाल के देख लेना, सॉल्यूशन भेज दूंगा मैं, डोंट वरी, ठीक है। जी एक बार घर पे ट्राई कर लेना, फिर क्रॉस चेक कर लेना अपने सॉल्यूशन से। ओके, 10 बज भी गई हैं, मेरा भी एक्सर्शन हो गया। ओके देन, Thank थैंक यू एवरीवन, थैंक यू फॉर अटेंडिंग द लेक्चर। नेक्स्ट क्लास जब भी मैं लूंगा आपको ग्रुप पे मेंशन कर दूंगा, उसमें अपन बेस थ्योरम पढ़ेंगे और रैंडम वेरिएबल और बर्नौली, ये 3 चीजें आपकी बाकी है 12th के टॉपिक्स में, ठीक है। तो नेक्स्ट क्लास में इसको हम कवर करने की कोशिश करेंगे। ओके, you sir, good night. बाय बाय।